अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नबीला अबुल राजा के कलम से एक बेहद बेहद खूबसूरत नावल जिसका नाम है दिल का समंदर। तो चले आए अपने नावल का आगाज़ करते हैं। दरवाज़ा खोलकर उसने जैसे ही कदम बाहर रखा तो मारे सर्दी के कपकपा के रह गई। अवाइल नवंबर के दिन थे और मुसलसल होने वाली बारिश ने मौसम की शिद्दत को बढ़ा दिया था। पर जवाद अंकल के घर जाना भी तो ज़रूरी था। अपने हल्के से कॉटन के कपड़ों को देखते हुए एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा कि स्वेटर पहन ले, मगर अपने मुतनासिब दिलकश सांचे में डले हुए वजूद पर नज़र दौड़ाते हुए उसने आखिरकार खुद को बहला ही लिया। स्वेटर पहनने से उसकी सारी खूबसूरती और रौनाई छुप जाती और वो ऐसा नहीं चाहती थी। शायद वो दुश्मन ने जहाँ उसे नज़र भर कर देख ही लेता तो उसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती। इम्पोर्टेंट शैम्पू से धुले हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मुतनासिब मेकअप से उसके तीखे नकुश मज़ीद उजागर हो गए थे। नाज़ुक जूती में मुकीद गुलाबी पाँव तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए गेट से अंदर दाखिल होते ही बजरी की रोश अबूर करते सबसे पहले गुल से उसका सामना हुआ। बशक्ल देखते ही वो बेख्तियार उसके गले लग गई। मेरा दिल कह रहा था तो तुम आज ज़रूर आओगी। इस मज़बूत गवाही की कोई वजह? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं। गुल उसे आगे बढ़ने का इशारा किया और लिविंग रूम से ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए एक साने के लिए उसका दिल रुक सा गया। उसने अपनी इस कैफ़ियत पे खुद को मलामत भी की। एक से एक लड़का मेरी फ़ैमिली में भरा पड़ा है, हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग। अब ऐसा यूसुफ़ सानवी भी नहीं है, आम सा तो है। उसने उसने जिहाद से खुद को बहला ही लिया। मास फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। उसने मशल की आमद का ख़ास नोटिस नहीं लिया। गुल से बातें करते हुए मशल की समाअतें मुआज़ की आमद की मुंतज़िर थी। गुल, कल मेरी बर्थडे है, तुम सब ज़रूर आना। उसने कार्ड बैग से निकाल कर उसके सामने टेबल पर रखा तो गुल ने उसकी तरफ माज़रती निगाह से देखा। क्या तुम यहाँ नई-नई आई हो? मेरा मतलब है, हमारी फ़ैमिली के बारे में तुम कुछ ज़्यादा नहीं जानती क्या? हमारे यहाँ ऐसे फ़ंक्शन का कोई तसव्वुर ही नहीं है। मशल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। तुम बुरा मत मानना, मैं चाहते हुए भी तुम्हारी सालगिरह पर नहीं आ सकूँगी। हाँ, गिफ्ट उधार है मुझ पर। उसके हाथों पर हाथ रखते हुए गुल ने उसे उसके मायूस चेहरे की तरफ देखते हुए सोच-सोच कर लफ्ज़ों का इंतख़ाब किया। मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर तुम सब आ जाते। तो उसके लहजे से दबा-दबा गुस्सा झाँक रहा था। फिर गुल के रोकने के बावजूद वो हैंडबैग उठाकर तेज़-तेज़ कदमों से बाहर आ गई। बजरी की रोश अबूर करते हुए अपनी झोंक में वो माँ से टकरा कर गिरते-गिरते बची। न जाने क्यों मुशिल को रोना सा आ गया। माँ समझ में ना आने वाले अंदाज में कंधे उचकाकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। बद-इख़लाक़, बदतमीज़, इल मैनर्ड। वो बड़बड़ाई और नीचे गिरा हैंडबैग उठाया। उसने गाड़ी गेट के करीब ही खड़ी की थी। मास की गाड़ी जन से उसके पास से गुजरी तो मारे गैज़ व गज़ब के उसका गुलाबी रंग सुर्ख हो गया। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे में डेक फुल वॉल्यूम में लगाकर कमरे में चक्कर काटने शुरू कर दिए। अब और अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगी। ख़ावर ने दरवाज़ा धकेल कर अंदर निगाह दौड़ाई और ख़ुद भी अंदर आ गया। मशल बेड पर तकिए गोद में रखे हैज़ो मलाल की तस्वीर बनी हुई थी। एक अरबी म्यूज़िक नारी नारी बज रहा था। इतना शोक गाना और मशल की ये अफसुर्दगी ख़ावर से हज़म ना हो पाई। उसने डेक का बटन ऑफ़ किया, मगर मशल ऐसी ही पोज़ीशन में बैठी रही। ख़ावर परेशान सा हो गया। जाने क्या बात है, वो जो इन 4 भाइयों की लाडली इकलौती बहन थी। ख़ावर से तो वो पूरे 9 बरस छोटी थी। इस वक़्त दुनिया में आई थी जब रियाज़ कुरैशी और सोमिया बेगम बिल्कुल मायूस हो चुके थे। 4 बेटों के बाद बेटी की शदीद ख़्वाहिश इन दोनों के दिल में थी। फिर गैर मुतवक्का तौर पर जब ये आरज़ू पूरी हुई तो मारे खुशी के उनके पाँव ज़मीन पर ना थे। फिर भाइयों ने भी उसे हाथों हाथ लिया। उससे ज़िद्दें मनवाते, लाड उठवाते, लड़ते-झगड़ते वो बड़ी हुई। 4 भाइयों से ज़्यादा तवज्जो उसके हिस्से में आई थी। उसकी ज़रा-सी तकलीफ़ पर वो तड़प जाते थे और अपनी इस कदर अहमियत पर वो खुशी से फूले ना समाती। मशल जानू, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कह दिया? उसने बड़ी मोहब्बत से मशल का हाथ अपने हाथों में लेकर तमाम तर नरमी अपने लहजे में समोते हुए कहा। गुल का भाई इंतहाई बद-इख़लाक़ और रूड और इल मैनर्ड है। मैं अंकल जवाद से उसकी शिकायत करूँगी। उसने तकिया उठाकर दूर फेंक दिया। नहीं, नहीं, तुम्हें मॉस के बारे में गलतफ़हमी हुई है। वो तो ऐसा नहीं है। ख़ावर ने डरते-डरते कहा तो मशल ने गसीली निगाह से उसे देखा। ख़ावर को उसे नॉर्मल मूड में लाने के लिए पूरा घंटा लगा। मज़ीद फ़रमाइश इसके अलावा थी। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अच्छी-सी जगह लंच करवाऊँगा। मैं चेंज कर कर आ रहा हूँ। ख़ावर ने उसके बाल हाथ से संवारते हुए कहा तो वो खुश हो गई। गाड़ी में उसके साथ बैठते हुए मशल ने मॉस के बारे में चंद और शिकायतें की तो उसकी तायीद में ना चाहते हुए भी वो हूँ हाँ करता रहा। निहायत गैर मुतवक्का तौर पर रेस्टोरेंट में मुआज़ से मुलाकात हो गई। ख़ावर ने बड़ी गर्मजोशी से उससे मुसाफ़ा किया तो मशल ने नागवार निगाहों से भाई की तरफ देखा। बैठो माज़, हमारे साथ ही लंच करो। उसने बड़े ख़ुलूस से दावत दी तो माज़ ने शाइस्तगी के साथ नफ़ी में सर हिला दिया। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ। कोई बात नहीं, तो दोस्त को भी यहाँ ले आओ। ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। उसने सहूलत से इनकार कर दिया तो मशल को ख़ावर पर बेहद गुस्सा आया। ये आप इतनी मिन्नतें क्यों कर रहे थे, अगर वो खुद नहीं आना चाहता?
जब वो लिफ्ट नहीं करवा रहा था तो तुम गलत समझ रही हो, वो मिन्नतें नहीं करवा रहा था बल्कि तुम्हारी वजह से कह रहा है, मेरी वजह से। कमाल है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला भाई, मास के ख़ानदान की औरतें पर्दा करती हैं और मास औरत की बहुत इज़्ज़त करता है। भाई ये सब लोग इतने तालीम याफ़्ता हैं, मेरा मतलब है मास के अम्मी-अब्बू और बहनें अच्छे ओहदे पर हैं, अंकल जवाद भी, फिर भी इनकी ये दकियानूसियत मेरी समझ से बालातर है। उसने बुरा सा मुँह बनाया। दकियानूसियत से मुराद शायद मुआज़ के ख़ानदान की औरतों का पर्दा है? ख़ावंद ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अपना-अपना लाइफ़स्टाइल है। बहरहाल मैं मुआज़ की वालिदा और उसकी बहनों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ख़ावंद ने बात ख़त्म कर दी और मशील की तरफ देखा जो बेदिली से इटालियन पुडिंग खा रही थी। साफ लग रहा था खाने पर उसकी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। ख़ावंद बिल अदा करके बाहर निकला तो मुआज़ अपने दोस्त को खुदा हाफ़िज़ कह रहा था। ख़ावंद रुक गया तो मशील उसके पास से गुज़र कर अपनी गाड़ी के करीब जा खड़ी हुई। ख़ावंद 15 मिनट के बाद उसके पास वो आया तो मशील ने भाई को देखते ही वो ख़ास से ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा खोला और धप से अंदर बैठ गई। उसे एक बार फिर से रोना आ गया। आज सिर्फ मास की वजह से वो 2 मर्तबा रोने पर मजबूर हुई थी। उल्लू जाहिल कहीं का। उसने दिल में मास को गालियों से नवाजा और तवज्जो बाहर बाँटते-दौड़ते मनाज़िर पे मरकूज़ कर दी। गुल की तरफ से मिलाद का बुलावा आया था। मम्मा ने जाने से मौज़त ज़ाहिर कर दी। वो अपनी दोस्त की बेटी की शादी में मदऊ थी। दोनों भाभियाँ मेके में थीं, बाकी मशल और फरी रह गई थी। सो दोनों ने महफ़िल मिलाद में जाने की हामी भर ली। ख़ास तौर पे मशल को इस बुलावे से बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि गुज़श्ता 1 हफ़्ते से उसने खुद से अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए बगैर किसी वजह के गुल के घर नहीं जाना। ये 7 दिन बड़ी टेंशन में गुज़रे थे। कहीं मोहब्बत का खड़ाक तो नहीं पाल लिया? शाज़ीना ने गहरी नज़रों से मशी को देखा तो उसने बुरा-सा मुँह बनाया और इस वक़्त शाज़ीना के घर में उसके बेडरूम में बेतकल्लुफ़ी से नींद-दराज़ थी। शाहीना के गहरे जज़्बे ने जायज़े ने उसे डिस्टर्ब सा कर दिया। वो उठकर बैठ गई। मैं और मोहब्बत तो मुतज़ाद चीज़ें हैं, मुझे तो मुआज़ के रवैये ने तैश दिलाया है। वेल डन। ये मोहब्बत सब बकवास है। बस ज़िंदगी एन्जॉय करो, वो तुम्हारी तरफ नहीं देखता तो देखिएगा, डोंट वरी, पर ऐसे सर पर मत चढ़ाओ। इस कौम को ज़्यादा मुँह नहीं लगाना चाहिए। स्टूपिड और कमज़र्फ़। दोनों हाथ पे हाथ मारकर मुस्कुराई तो मशल को अपने दिल से बोझ सरकता हुआ महसूस हुआ, मगर आज गुल की तरफ से मिलाद के बुलावे पर ये बोझ अरसरे-नौ उसे दिल पर रखा हुआ महसूस होने लगा। इन बातों को दूर झटक कर वो तैयार होने लगी। हाफ स्लीव्स कमीज़ और शलवार में मलबूस उसने दुपट्टा मजबूरन कंधे पर डाला था। हल्के-हल्के मेकअप के साथ वो इंतहाई काबिल तवज्जो लग रही थी। फरी के साथ जब वो गुल के घर पहुंची तो वो इस वक्त उसके इंतज़ार में थी। इन दोनों के बरक्स वो इंतहाई सादा लिबास में थी। गुल के हाथों की पोरों और नाखुनों पर मेहंदी दे के मशल ने ख्वामख़्वाह अपने क्यूटेक्स से सजे नाखुनों का जायज़ा लिया। मिलाद के बाद मिठाई और चाय से उनकी सबकी तवाज़ा की गई। मुआज़ ने फरी भाभी को देखा तो हाल जाल दरियाफ़्त करने लगा। मशल ने अपने तईं अपनी सख्त तौहीन महसूस की। उसने पास बैठी मशल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। चंद सेकंड फरी भाभी के पास रुकने के बाद वो अपनी चच्ची की तरफ मुड़ गया तो मशल की निगाहें उसके कदमों के ताक़ुब में भागने लगीं। गुल के मामू के घर इन सब की एक छोटे बेटे इन सबको उनके छोटे बेटे की हकीका का दावतनामा था। इस सिलसिले में वो सब मामू के यहाँ मदऊ थे। गुल ने फ़ोन करके उसे बताया, मगर आज मैं तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी। कल आ जाना। मुआज़ भाई की तबीयत भी ख़राब है। मैं नहीं जा रही थी, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती जाने पर मजबूर कर दिया। मैं 3-4 घंटों में लौट आऊँगी। यूँ करो, तुम अगर कल ना आओ तो बेशक शाम 6 बजे के बाद आ जाना। गुल के लहजे में भाई के लिए फ़िक्रमंदी बहुत ज़्यादा थी। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? मशल ने बमुश्किल अंदरूनी इज़्तिराब और हैजान को काबू करते हुए कहा, कल से बुखार है और मौसमी नज़ला है। रात को जो बारिश हुई थी उस वक्त वो अपने दोस्त के साथ थे। वापसी पर गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी लॉक करके पैदल ही घर वापस आए हैं। शायद इस वजह से टेम्परेचर हो गया है। वैसे 3-4 दिन पहले से ही उनकी तबीयत ख़राब है। ये बारिश तो बहाना बनी है। अम्मी तो मुसलसल चारों कुल सूरह कौसर सूरह यासीन पढ़कर फूंक रही हैं उन पर। शायद नज़र बद का असर है। बिस्तर पर पड़े हैं। मेरा तो दिल इतना परेशान है, क्या बताऊँ। ओह गॉड, ये लोग ज़रा सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। बुखार को नज़र बद का असर करार दे देते हैं। भला इस मौसूफ़ को किसकी नज़र लग सकती है? पूरा हरकुलियस है। उसने अपने दिली महसूसात को अया नहीं होने दिया था और 2-4 इधर-उधर की बातें कर के फ़ोन बंद कर दिया। उसने बेचैनी से दोबारा होने का इंतज़ार किया। इस वक़्त उसकी बेकरारी काबिले दीद थी। 6 बजे से में अभी आधा घंटा था जब वो मम्मा को गुल के घर जाने का कहकर निकली। इस सिलसिले में आज उसने ख़ुसूसी एहतमाम किया था। बुरी तरह लेस कांटों से लेस थी। तन्हाई में देखेंगे मिस्टर माज़, उन्हें सबके सामने मुझ पर शायद नज़र डालते हुए अपनी चोरी पकड़े जाने का खौफ होता है। इस महाज पर पे नाकामियों ने इन्हें उस एहसास तौहीन में मुब्तला कर दिया था। बेहद रैश ड्राइविंग करते हुए 6 बजे से पहले ही वो सफ़ेद गेट के सामने मौजूद थी। गाड़ी से उतरकर उसने कॉल बेल पर उंगली रखी। चंद सेकंड बाद गेट खुल गया। चौकीदार शायद करीब ही था। वैसे दिन में वो यहाँ नहीं होता था। आज घर वाले खुद उसे छोड़कर गए थे। छोटी बीबी, घर पर तो कोई नहीं है, वो अदब से बोला। वो जानता था कि वो गुल की सहेली है। मुझे पता है, मैं तो मास को देखने आई हूँ, उसने धड़ल्ले से झूठ बोला।
चौकीदार ने अगले ही सेकंड धीरे से गेट खोल दिया। उसने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। मुआज़ के कमरे का रास्ता उसे मालूम था। चंद सेकंड दरवाजे पर रुककर उसने तेज़ी से धड़कते दिल पर काबू पाया। हाथों से बालों को संवार कर और अपने सरापे का असर-ए-नौ जायज़ा लेकर उसने अंदरूनी दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। ज़रा सी हरकत से चौखट खुल गया। वो अंदर आ गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मुआज़ हैरानी से उठ बैठा। वैसे भी वो सोया हुआ नहीं था, सिर्फ आंखें मूंदे लेटा था। अस्सलाम वालेकुम। अंदर कमरे में खड़ी मशल को वो बखूबी पहचान गया था। सचमुच उसे हैरत का झटका लगा। वो इसलिए बिस्तर से उतरकर खिड़कियों के पर्दे सरका दिए। आप इस वक्त यहाँ क्यों? आप परेशान हो गए हैं? मशल ने मुश्किल बहादुरी दिखाई, वगरना उसके सामने आते ही जाने उसकी सारी बोल्डनेस कहाँ चली जाती थी। मैं गुल के पास काम से आई थी, यहाँ आकर पता चला कि वो घर पर नहीं है, तो सोचा आपकी खैरियत ही मालूम कर लूँ। उसने चेहरे पर ज़बरदस्ती बशाशियत लाते हुए कहा। तो मास उसे देख कर रह गया। मिस मिशेल, घर पर कोई नहीं है, आपको तो गेट से ही वापस हो जाना चाहिए था। ख्वामख्वाह अंदर आने की ज़हमत फरमाई। आप तो है ना। असूलन इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर उसे एहसास हो जाना चाहिए था, मगर वो दिलकशी से मुस्कुराई। मैं तो आपको देखने आई हूँ, अब आप तशरीफ़ ले जाएँ। इस लड़की की कमअक़ली पर मुआज़ का दिल चाहा कि उसके उसके होश ठिकाने लगा दे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं आपको खा तो नहीं जाऊँगी। अपने जुमले के नामुनासिब होने का एहसास उसे खासी देर से हुआ था। मिस मशल, न जाने किन खतूत पर आपकी परवरिश की गई है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि आप किस धड़ल्ले से अंदर चली आईं। क्या आप कभी किसी ने आपको ये नहीं बताया कि किसी मर्द की तन्हाई में यूँ बहादुरी से मुखल होना बाज़ औक़ात कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। चलें बाहर, मैं आपको गेट तक छोड़ कर आता हूँ, और आइंदा इस तरह का एडवेंचर मत कीजिएगा। ये हिमाकतें महँगी पड़ सकती हैं। आप इज़्ज़तदार बहनों की बहन हैं, अब इज़्ज़तदार भाइयों की बहन हैं। मुआज़ का एक-एक लफ्ज़ उसके जिस्म और जान में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था। बस इतना याद है कि गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसकी आंखों के आगे धुंध की चादर तन गई थी। हॉस्पिटल में जब उसे होश आया तो वो शिद्दतों से रो पड़ी। उसे अपने आंसू और महसूसात पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। उसके इर्द-गिर्द जवाद अंकल, सदीक़ा आंटी, दोनों भाभियाँ, भाई, मम्मा, पापा सभी उसके आस-पास थे। सीनियर डॉक्टर रेहान भी खड़े थे। रोते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे मुआज़ ने डाँटा है, गुल तुम्हारा भाई बहुत बुरा है। डॉक्टर रेहान के इशारे पर नर्स ने मशल को इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि मस्कन अद्वियात का असर ख़त्म होने के करीब था। आप परेशान मत हो, ये भी पूरी तरह होश में नहीं है, लिहाजा बेमायनी जुमलों की परवाह मत कीजिएगा। उन्हें खुद पता नहीं है कि वो क्या बोल रही हैं। डॉक्टर रेहान ने परेशान सूरज जवाद साहब के इशारे पर थपकी दी और बाहर चले गए। सदीक़ा, जवाद साहब और गुल ने एक दूसरे से निगाहें चुराई। उन्हें यूँ लग रहा था कि कसूर उनका ही है। जवाद साहब मुतफक्कर से बैठे हुए थे और मशल को देख रहे थे, जो दोबारा ख़ुनूदगी में चली गई थी। अभी भी उसके मुँह से एक आध बेमायनी सा जुमला निकल रहा था, माज़ तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? मैं इतनी बदसूरत तो नहीं हूँ। ख़ावंद मोहब्बत से उस पर झुका। जवाद साहब बीवी और बेटी के साथ जाने के लिए उठ खड़े हुए। ख़ावर और समीर दोनों उन्हें रुख़सत करने बाहर तक आए। वो गाड़ी में बैठ गए तो ख़ावर झुककर खिड़की में अंदर झाँकते हुए बोला, अंकल आप कुछ महसूस मत कीजिएगा। मशल ने जो कुछ कहा है वो बेहोशी की हालत में कहा है, वरना माज़ से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मशल लाडों में पड़ी बड़ी है, आप समझ रहे हैं ना? उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने उसके हाथ को थपका। उमैर का चेहरा गहरी सोचों की माज का लग रहा था। 3 दिन बाद मशल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर्फ बाजू पर गहरा ज़ख्म था, बस दिल संभलने में नहीं आ रहा था। उसे लड़-लड़ कर वो बेहाल हो चुकी थी। वो बेचैनी से करवट बदल कर सीधी हुई तो ख़ावर को सामने देखकर बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। ख़ावर उसके साथ बैठ गया और बड़े गौर से उसके दर्द चेहरे को देख रहा था। मशल अपने आप में बेचैनी सी महसूस करने लगी। मशल तो जुमे को मास के घर गई थी। ख़ावर का लहजा आम सा था। लेकिन उसके तासुरात बड़े बड़े। माशा ने सच बोलने में ही आफियत समझी। माज ने तुमसे क्या कहा था? वो सामने दीवार पे लगी पेंटिंग को देख रहा था। समात में मशल के लबों से बरामद होने वाले जुमलों की मुंतज़िर थी। कुछ भी तो नहीं, बस ये कहा कि आप अकेली क्यों आई हैं, कुछ और तो नहीं कहा। ओफ, उस पे जैसे घड़ों पानी पड़ गया। नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं कहा। मुझे तो गुल का भाई बहुत बद-इख़लाक़ लगता है। ज़ब्त करते-करते भी आँसू पलकों की बाढ़ से बाहर चले आए। ख़ावा ने उसे अपने साथ लगाया था। फिर तुम वहाँ क्यों गई? भाई, गुल का जो भाई है ना, मुझे बहुत पुरस्रार सा लगता है। मैं देखना चाहती थी। उससे बात मुकम्मल नहीं हो रही थी। उसने यूँ ही बात अधूरी छोड़ दी और टेबल पर पड़ा हुआ ग्लास उठाकर पानी पीने लगी और आँखें बंद करके दोबारा पहली वाली पोज़ीशन में नीम दराज़ हो गई। ख़ावा लाइट बंद करके बाहर चला गया। वो स्टडी रूम में पापा के पास चला आया, जो बेचैनी से उसके मुंतज़िर थे। ख़ावर आहिस्ता-आहिस्ता बोल रहा था, उनका चेहरा बतदरीज पुरसुकून होता चला गया। मेरा तो ख़्याल है कि मशल माँ से मुतासिर हो गई है। वो इतनी खूबियों का मालिक है कि कोई भी लड़की उसे बआसानी पसंद कर सकती है। फिर उसने मास के बारे में उन्हें बहुत सी बातें बताई। जवाद आए तो मैं उसके सामने ये तजवीज़ रखूँगा। मेरा गहरा दोस्त है, पुरानी दोस्ती है। अगर दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी अभी तक मास की बात तय नहीं हुई, मगर खुद से बात करते हुए मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा।
पापा अब ज़माना बदल रहा है, माज़ बहुत अच्छा लड़का है, मैं चंद महीनों में ही उससे मुतासिर हो गया हूँ। उसके घर का माहौल, बातचीत, अदब-ओ-आदाब, रख-रखाव, तहज़ीब और शाइस्तगी सचमुच सराहने जाने के लायक है। आप खामख़ा महसूस कर रहे हैं। गर्ज़ तो हमारी है ना, फिर मशल की आँखों में मैंने जो दुःख देखा है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं उससे ज़्यादा खुलकर अब कुछ और नहीं कह सकता। अब 100 साल पहले का ज़माना नहीं है। हम रोशन ख़याल और पढ़े-लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ ये तरीका ज़्यादा मायूब भी नहीं है। ख़ावर बाहर चला गया और वो इसी वक़्त उठकर जवाद साहब को फ़ोन करने लगे। जो बात वो सामने नहीं कर सकते थे, फ़ोन पर खुश उसलूबी से हो गई। बात के मामलात बड़ी तेज़ी से तय हुए। मशल को ये सब ख्वाब सा लग रहा था। शाज़ीना ने जब माज़ के साथ उसका रिश्ता जोड़ने की खबर सुनी तो दंग रह गई। उसके खूब लत्ते लिए, तुम तो कहती थी कि तुम से 30 साल की उम्र तक शादी नहीं करोगी, फिर ये हिमाकत नहीं, बकौल तुम्हारे वो तो तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। ये सब कैसे हुआ? उसके घर से प्रपोज़ल आया और तो ओके कर दिया, गोडे-गोडे धँसा हुआ है मेरे इश्क में। बस रूबरू इज़हार करने की हिम्मत नहीं थी, तभी तो पेरेंट्स को भेजा है, 19वीं सदी का आशिक जो ठहरा। मशल का कहका बेसाख्ता था, तुम इनकार कर देती, शाज़ीना ने मशवरा दिया तो उसने खफ़गी से उसे देखा, ख़ौम-ख़ां इनकार कर देती। इतने इतने अरसे से मुझे इग्नोर कर रहा है जैसे मैं हूँ ही नहीं। अब मैं भी उसे बताऊँगी कि वो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। वो तफ़ाकत से बोली तो शाज़ीना ने उसे रश्क से देखा। उनके घराने का माहौल तुम्हारे घर से बहुत टोटली डिफरेंट है। पर्दे की बोबो है तुम्हारे आशिक की माएँ-बहनें। क्या करूँ? तो मैं क्या करोगी? तो मैं क्या करूँ? मुझे तो माँ से मतलब है। वैसे भी मेरा अपना लाइफ़स्टाइल है। मैं इसमें किसी को भी इंटरफेयर नहीं करने दूँगी। मैं कमज़ोर और दब्बू सी लड़की नहीं हूँ। किसी को भी अपनी मर्ज़ी पर चलाना अच्छी तरह जानती हूँ। क्या अज़ाइम थे? शाज़ीना ने उसकी पीठ ठोकी तो वो सरशार हो गई। कल वैलेंटाइन डे है, माँ उसको क्या गिफ्ट दोगी? ज़ाहिर है तुम्हारे साथ क्लब में ही सेलिब्रेट करूँगी। माज़ यहाँ नहीं है, उसके घर फूल और कार्ड भिजवा दूँगी। उसने अपना प्रोग्राम बताया तो शज़ीना भी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बैठो ना इतनी जल्दी-जल्दी। मशल ने उसने रोकना चाहा पर वो नहीं रुकी। मैं भी तो इस फंक्शन को एंजॉय करना चाहती हूँ, अभी से तैयारी करूँगी ना। वो बाय कहते हुए चली गई। मुआज़ के घर वाले सादगी से मंगनी की अंगूठी मशल को पहना गए थे। अब शादी का हंगामा ज़ोरों पे था। जब रियाज़ कुरैशी ने बेटी के ससुरालियों को मुश्तरका फंक्शन का दावतनामा दिया, ख़ावर और मशल की इकट्ठी शादी थी। जवाद साहब ने पहले ही रियाज़ साहब पर वाज़िया कर दिया था कि अपने घर में कोई भी मेहंदी माइयों वगैरह की रस्म नहीं करेंगे, ना ही इस सिलसिले में मशल की मेहंदी लाएँगे। रियाज़ साहब ने खुंदा पेशानी से उनकी बात मान ली थी। अब उन्होंने दावतनामा खुद घर आकर दिया तो वो उलझन में फँस गए और सदीक़ा बेगम से मशवरा किया। मौके की नज़ाकत के पेश नज़र उन्होंने रियाज़ कुरैशी के घर जाने का अंदिया दे दिया। अब माँ से बात करना ज़रूरी था, जाने उसका क्या रद्द-ए-अमल होता। घर में मौजूद मेहमान लड़कियों में ये खबर सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। उनके ख़ानदान में ऐसे फंक्शन नहीं होते थे। शादी से निकाह करके रुखसती की जाती थी और बस, ना कोई मूवी, ना ढोलक पार्टी और बैंड बाजा। उनका पुरजोश होना लाज़मी था। जवाद साहब अपनी बात मुकम्मल करके उसका चेहरा देख रहे थे। मुआज़ के तासुरात से साफ नापसंदीदगी और बेज़ारी अयां थी। अब्बू, मुझे ये बात बताने का मकसद क्या है? इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम भी इस फंक्शन में शिरकत करोगे। उन्होंने गोया उसके 14 तबक रोशन कर दिए। आपको तो ये सब नापसंद है। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी वाज़िह थी। हमारे घर में हमारी बहनों की शादी हुई है, उसमें ऐसी कोई फ़िज़ूल रस्म नहीं हुई। फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि शिरकत करूँ? एक तो रियाज़ मेरा दोस्त है और अब तो रिश्तेदारी का मामला है। उसने खुद मुझसे कहा, फिर मशल के भाइयों ने भी खुद दरख्वास्त की है, तो मुझसे इनकार नहीं किया गया। इस नाज़ुक मौके पर इनकार किया भी नहीं जा सकता। कल तुम्हारी बारात है, ताल्लुकात ख़राब करने का फ़ायदा? रियाज़ कह रहा था कि बच्चों की खुशी है, अब तुम भी तैयारी करो। जवाद साहब बात मुकम्मल करके फ़ोन करने लगे तो मुआज़ को सख्त गुस्से ने आन घेरा। इन सब की इन सब से उसकी सबसे छोटी बहन गुल तो खुशी-खुशी तैयार हो रही थी और कज़न का भी यही हाल था। कल उसकी बारात थी लेकिन घर के आसार से ऐसी बात ज़ाहिर नहीं हो रही थी, ना लाइटिंग, ना सजावट, ना ढोल और ना तालियों की आवाज़। ले देकर एक डक बचा था जो घर में मौजूद होने वाली लड़कियों के हिस्से में आया था। इसलिए सारी कज़न्स का जोशो-खरोश जिनका ये कहना था कि ये सब कुछ तो हमने सिर्फ ड्रामों में देखा है, चलो इस दफ़ा ये सब देख के हम भी मॉडर्न हो जाएंगे कि दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है और मेहंदी का फंक्शन है। मेहंदी की ये रात गाना बज रहा है। एमन की इस चोट पर गुल तिलमिला गई थी। मेरे भाई ऐसे नहीं है। उसने लिपस्टिक बहुत ज़ोर से ड्रेसिंग टेबल पर फेंकी तो एमन नासमझी के अंदाज में उसे देखने लगी। कुरैशी हाउस बखिया नूर बना हुआ था। आराइशी स्टेज को फूलों से सजाया गया था। मशल मुसलसल इधर-उधर जाके हदायत जारी कर रही थी। अब तो एक जगह टिक कर बैठ जाओ, अगर दादों ने देख लिया तो एक लंबा लेक्चर पिलाएंगी कि कल तुम्हारी शादी है और तुम्हारे ससुराल वाले खासे के दामद परस्त हैं, ख़ास तौर पर माज़ भाई। इरम ने इत्तला पहुँचाई, बाद में देखा जाएगा। तुम्हारे माज़ भाई को अपने रंग में न रंग लिया तो नाम बदल देना। मशल ने गर्दन
अकड़ कर खालिस्तान फिल्मी लहजे में कहा तो सब हंस पड़ी। अब तुम आराम से बैठ जाओ, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, यूँ पटर पटर बोलकर और दीदे फाड़ फाड़ कर सबको देखो, यही तो खाक रूप आएगा। इरम ने दादों की नकल उतारी तो मशल ने भी उसकी पीठ पर एक धप मारी। इनकी तो बात ही ना करो, ना जाने कौन से ज़माने की बात करती हैं। इस हफ्ते में कई हज़ार मरतबा कह चुकी हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो हफ्ता भर पहले ही वो मुँह सर लपेट कर कमरा नशीन हो गई थी। मर्द तो मर्द, किसी औरत ने भी उनका चेहरा नहीं देखा था। मुझे तो ये सब फिल्मी किस्से कहानियाँ लगते हैं, भला ऐसा भी हो सकता है। इरम ने भी मशल की बात की तईद की कि वो कभी कोने में मुसलसल 7 रोज़ गर्दन झुकाकर बैठना कितनी तकलीफदेह काम होगा, ये सोच रही थी। मशल ने बेख्तियार झुरझुरी ली। इसलिए तुमने बैठने का तकल्लुफ़ ही नहीं किया, सोमिया ने नामहसूस अंदाज में तंज किया। मशल ज़रा भी नहीं समझी। मेरी आंखों का मेकअप तुम खुद करना, इस सिलसिले में मैं ब्यूटिशियन पर भी एतबार नहीं कर सकती। तुम आंखों का मेकअप गज़ब का करती हो। मैं कपड़े बदल लूँ? उसने इरम को एक बार फिर याद दहानी करवाई, जो मेहंदी की ट्यूब पकड़े सोमिया के हाथों पर डिज़ाइन बना रही थी। वो सर हिलाकर रह गई। सारी लड़कियाँ अच्छी तरह चादरें लपेटे मौज के साथ जाने के लिए तैयार थीं। वहाँ ख़वातीन वाले हिस्से में रहना, इधर उधर मत फिरना। मौज ने निकलने से पहले एक बार फिर इन सबको याद करवाया। बहुत मुश्किल से वो जा रहा था। जवाद साहब ने इज़्ज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसका मुँह बंद कर दिया था। शादी से सिर्फ एक दिन पहले अपनी ससुराल जाकर फंक्शन अटेंड करना उसके नज़दीक कुछ ऐसा काबिल शौक नहीं था। कुरैशी हाउस के सजे हुए गेट के सामने उन्हें रिसीव करने के लिए तकरीबन मौज की सारी फैमिली मौजू म म की सारी ससुराल फैमिली मौजूद थी। ख़ावर सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, सब्ज़ पटका दोनों तरफ से गर्दन में लटकाए, बड़ी मोहब्बत से उससे मिला तो माज ने उसे हैरत से देखा। वो उसके इस्तेजाब को भांप गया और कदरे शर्मिंदा लहजे में बोला, ये सब मशल की ज़िद से हो रहा है। एक ही बहन है हमारी और उसकी बात रद्द नहीं कर सकता। असल में हमारे यहाँ फंक्शन में ये सब रस्में होती हैं और मशल के कहने पर कुछ और रस्में भी शादी में शामिल की गई हैं। उसने एक मशहूर बैंड को भी बुलाया है जो आज परफॉर्म करेगा। उम्मीद है कि तुम इंजॉय करोगे। ख़ावर चलते चलते बता रहा था। उसके लहजे में बहन के लिए मोहब्बत थी। ख़ावर के पास से तेल और उपटन की खुशबू भी आ रही थी। एक हाथ में मेहंदी के गुलबूटे भी दिखाई दे रहे थे। 3 दिन पहले ही ख़ावर की तेल और उपटन की रस्म हुई थी। मशल ने ज़िद करके ख़ावर को इन सब रस्मों में भरपूर हिस्सा लेने पर आमादा किया था। तभी तो उसका इशर हो रहा था। स्टेज के सामने सोफ़े रखे हुए थे जिनको सब रंग के कवर से ढांपा गया था। सामने वसी खाली जगह पर सब्ज़ दरियाँ और चांदनियाँ बिछाई गई थी। बुलंद आवाज़ से गाने बज रहे थे। मुबारक हो, तुमने शर्त जीत ली। फूली सांसों समेत भागती हुई उसकी कज़न आई। मशल का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। और कौन से कपड़े पहने हुए? उसने पूछा तो अरियम शरारती निगाहों से उसे देखने लगी। खुद ही देख लेना, ख़ावर भाई के ससुराल वाले भी आ गए हैं। वो उसे छेड़ रही थी। प्लीज़ इरम बताओ ना, उसका हाथ थाम कर बोली। तो उसने कहा, सफ़ेद कलफ लगा शलवार कुर्ता। फिर तो अच्छी बात है। तुम यूँ करो, ये सब पटका उन्हें दे दो। सारे लड़कों ये गले में डाले हुए। जब डांस पार्टी होगी तो सारे लड़कों में वो अच्छे नहीं लगेंगे। मशल ने सब पटका उसके हाथ में थमाया तो वो बोली, तुम अभी से इतनी इज्जत करने लगी हो उनकी? उन्होंने कह के बुला रही हो? कहाँ गए वो बुलंदो बाग दावे, ये करूँगी वो कर दूँगी, मैंने ना झुकाया तो मेरा नाम बदल देना, वगैरह वगैरह। अब भागो यहाँ से। मशल सुनी अनसुनी करती फूलों का ज़ेवर पहनने लगी। इरम चंद मिनट बाद वापस आ गई। माज भाई ने वापस कर दिया है, कह रहे थे कि किसी और को दे दो और वो ये नहीं पहनेंगे। साथ ये भी कह रहे थे कि इनकी ज़रूरत लड़कियों को ज़्यादा है। इरम ने जूं का तूं जवाब दोहराया तो मशल का चेहरा अपनी बात ठुकराए जाने के एहसास से सुर्ख हो गया। उसने बाकी सहेलियों और कज़न्स बाहर मेहमानों का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ थी, वरना कितना मजाक उड़ाती। गुस्सा आता तो गोया जिन चढ़ जाता था और जो चीज़ें नज़र आती वो उनको तोड़ फोड़ देती। इस वक्त गुस्सा ज़ाहिर करने का मौका नहीं था। फिर भी उसने कलाई में पहना हुआ मोतिया का गजरा ही नोच दिया। मिस्टर मॉस, कल बताऊंगी तुम्हें। उसने दिल में तहैया किया और नए सिरे से मेकअप ठीक करने लगी। दोस्तों के साथ ख़ावर स्टेज पर आ चुका था। मशल अपनी दोस्तों और कज़न के साथ सहज सहज चलती भाई की तरफ आ रही थी। सब्ज़ लहंगे और चोली में मलबूस फूलों के ज़ेवर से रास्ता उस पर शाखे गुल का सा घुमा हो रहा था। ख़ावर के साथ मास बैठा हुआ था। मशल के भाई उसे वीवीआईपी की हैसियत दे रहे थे। मशल भाई के सामने नीचे ज़मीन पर पंजों के बल बैठ गई और ख़ावर के उल्टे हाथ पर ज़रा सी मेहंदी लगाकर रस्म का बाकायदा आगाज़ किया। दबे दबे कहकों की आवाज़ उभरी। उसने चोर निगाहों से ख़ावर के साथ बैठे मास को देखा। कितनी हसरत थी कि काश वो यहाँ बैठ कर पूरा फंक्शन अटेंड करती, मगर दादों की हदायत पे वो दिल महसूस कर रह गई। लेकिन कपड़े उसने अपनी मर्जी के इसके डिज़ाइन करवाए थे। चोली की आस्तीनें सिरे से नहीं थी और गले के आगे और पीछे से खासा गहरा था। दादों ने आखिरी वक्त में उसकी तैयारी को देखा तो सर पीट लिया और उसी वक्त अपना कुंदन का भारी हार निकलवा कर उसे पहनाया और दुपट्टा खुद उन्होंने अपने हाथों से उसे उड़ाया था।
भाई को मेहंदी लगाकर फ़ौरन आ जाना, वहाँ जमकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारा रूह तबाह हो जाएगा, फटकार बरसेगी चेहरे पर। उन्होंने हज़ार बार का कहा जुमला नए सिरे से दोहराया तो मशील के चेहरे के ज़ाविये बिगड़ गए। इधर भी देख लो, एक नज़र ख़ावर के दाएं जानिब, उन्हें भी मेहंदी लगा दो, लड्डू खिला दो। ढीम में से आवाज़ आई। नफरत होने की क्या ज़रूरत थी? उसने सामने पड़ी मेहंदी उठाई और मुआज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। जी नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रूखा सा लहजा था। मशील का हाथ वहीं रुक गया। हार गई, ज़ोर शोर से इस जुमले की तकरार हो रही थी। बेहद हद तक महसूस करते मशील स्टेज से उतर कर अंदर गई तो ज़िंदगी में पहली बार दादों को इस आदतमंदी पर प्यार आया। ठीक किया जो वहाँ बैठी नहीं। मुआज़ के घर वाले भी आए हुए हैं जो तुम्हारे बयान के मुताबिक कदामत पसंद है। उन्हें ये सब कहाँ पसंद होगा? लड़की वैसे भी बाद में ससुराल और शौहर के रंग में रंगना पड़ता है। दिल से तो मुझे भी पसंद नहीं था जो तुम सबके सामने जाकर ख़ावर को मेहंदी लगाती, पर तुम्हारे भाई और मामा का कहना है कि तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, अपनी मर्ज़ी से से जो करना चाहती हो करो। दादू ने बहुत उसके सुर्ख पड़ते हुए चेहरों को देखा। वो दादू के तख्त पर बैठकर फूलों को नोच रही थी। उसने दादू की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वो अपनी सोचों में मगन थी। ये लोग तो 18वीं सदी में सांस लेते हैं। गुल अच्छी अच्छी खासी खूबसूरत है, दुपट्टा चारों तरफ फैलाकर ओढ़ रखा है, सारी खूबसूरती छुप कर रह गई है। और ये शख्स जो हमारे घर इस वक्त खूबसूरत महफिल में आया है, क्या एक नज़र मेरी तैयारियों को देख नहीं सकता था? अगर वो देख लेता तो क्या था? मेरे सामने बन रहा है। बाज़ मर्द होते हैं लेकिन याद रखना, मैं भी मैदान में यूँ ही नहीं उतरी, हमेशा अपनी मर्ज़ी की है मैंने। मैं भी वही करूँगी। शाहज़ीना कहती है कि अगर पहले मरहले पर भी औरत मर्द से शिकस्त खाए तो इसका मतलब ये है कि हमेशा महकूम बनकर रहेगी। मैं ये सब नहीं करूँगी, कभी भी नहीं मिस्टर मुआज़। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकूँगी, बल्कि तुम्हें अपने सामने झुकाऊँगी। कल तुम मेरे सामने मज़ीद अकड़ नहीं दिखा सकोगे, सारी बुनियादी तार-तार कर दूँगी। और अगर ऐसा ना किया तो मशील कुरैशी नाम नहीं मेरा। मुआज़ बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मशील के बारे में पहले उसका ख्याल था कि वो काफ़ी मॉडर्न है और कदरे अहमद भी। उसकी समझदारी का खाना भी उसे खाली ही महसूस हुआ था। ये शायद उसके लाडले होने की वजह से था, पर अब उसकी ने अपने ख्यालात में तरमीम कर ली थी। मुआज़ का पूरा घराना ही एक ख़ास किस्म के असूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता था और उनके किसी रवैये या अमल से अमारत का इजहार नहीं होता था। शान और घमंड तो बहुत दूर की बात है। उसकी उसकी औरतें खुद को ढांप कर घर से निकलती थी और सबकी सब आला तालीम याफ्ता थी। मुआज़ की दोनों बड़ी मुआज़ की दोनों बड़ी बहनें एक बहुत पढ़े लिखे घराने में ब्याह कर गई थीं। ऐसा नहीं था कि मुआज़ औरत को घर में कैद रख वो औरत को घर में कैद रखने का कायल नहीं था, लेकिन उसका ये मानना था कि आइंदा आने वाली नस्लों के अच्छे और बुरे होने और बिगड़ने का दारोमदार औरत की ज़ात और उसकी सलाहियत थी। दूसरी शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर रही थी और अपने शौहर के साथ मुल्क से बाहर थी और गुल ने बीएससी करने के बाद आजकल घर पे ही रहती थी। उसकी शादी का मसला भी ज़ेर गौर था। जवाद साहब और रियाज़ कुरैशी पुराने दोस्त थे। गम रोज़ जहाँ ने दोनों को दूर कर दिया था। जवाद साहब रिटायरमेंट के बाद अपने आबाई शहर आए, जहाँ रियाज़ कुरैशी बरसों से मुकीम थे। दोनों दोबारा से मुलाकातों की तजवीज़ हुई और एक फ़ंक्शन में मशल ने पहली बार मुआज़ को देखा। 2-3 बार सामना होने पर मुआज़ ने मशल को खासी तवज्जो नहीं दी तो उसे भी ज़िद हो गई। फिर शाहीना की सोबत में उसने कितनी ही बायूब बातें अपनाई हुई थी। शाहीना और बाकी ग्रुप की हमराही में उसने कितनी बार लड़कों को मोहब्बत का चारा डाला, फिर उनको बेवकूफ़ बनाना के नज़ारे का जी भर कर ख़त उठाया। यही सब कुछ तो वो मुआज़ के साथ भी करना चाहती थी। हज़ार कोशिश के बावजूद वो सलाम से ज़्यादा बात नहीं करता था। घर का माहौल काफ़ी खुला डुला था और मिशेल ने खुद को एजुकेशन में तालीम हासिल की थी। रियाज़ कुरैशी एक आला सरकारी ओहदे पर फाइज़ थे। घर में सामान्य आराइश की कमी नहीं थी। हर तरफ फरावानी थी। ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी अलग थी। मशल की किसी भी बात पर ये कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया था। उधर मुआज़ के सामने जब रिश्ते के लिए मशल का नाम लिया गया तो वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ना सका। उसने मशल को इस अंदाज से कभी नहीं देखा था। और अब अब्बू प्रपोज़ल की बात कर रहे थे। अब्बू आपको पता है हमारे और उसके घर के माहौल में कितना फ़र्क है। एक एतराज़ उसे सोच ही गया, अच्छी तरह पता है, बल्कि ये भी पता है कि मशल बहुत लाडली है, मगर मेरे लिए ये बात अहम है कि वो मेरे दोस्त की बेटी है। और रह गई माहौल की बात, तो यहाँ आकर वो खुद ही सेट हो जाएगी। मैं तुम्हारे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, मगर रियाज़ को मायूस भी नहीं कर सकता। तुम मशल को मुतासिर कर गए हो। तुम नहीं जानते हॉस्पिटल में मशल ने क्या कहा है। रियाज़ साहब ये बात कहते हुए बहुत परेशान लग रहे थे। मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि वो अपनी ज़ुबान से इस बात का इजहार करे। कल मैं और तुम्हारी अम्मी उनके घर जाएंगे ताकि उनका मान मजरूह ना हो। फिर उनके एहतराम और अदब में मुआज़ खामोश हो गया। उसकी तरबियत में सरकशी या गुस्ताखी शामिल नहीं थी। खुश नहीं था तो नाखुश भी नहीं था। वैसे भी शादी का मामला वो अपने वालिदैन के सुपुर्द कर चुका था। घर वालों के लिए यही बात खुशी का बाइस थी कि आज उसकी रुखसती थी तो कल ख़बर की बारात जानी थी। परसों दावत वलीमा थी। शाहीना के साथ वो 3 बजे के बाद घर वापस आई और दुल्हापे की परवाह किए बगैर हस्बे आदत नौकरों का दायत जारी कर रही थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। दाऊद ने मुश्किल से एक जगह बिठाया। सोमिया बेगम मेहमानों की आमद के बाद बेटी की दिलजोई के लिए नतने रस्मों की अदायगी में मसरूफ़ थी।
माज़ अपने घर और ख़ानदान वालों के साथ बैंड बाजों के बगैर सादगी से आया। उसके गले में गुलाब के फूलों के 2-3 हार पड़े हुए थे, लेकिन उसके वजीह चेहरे पर संजीदगी थी। आज से पहले मशल को निकाह और उसकी वक्त के मौके पर लड़कियों का रोना धोना निरा ड्रामा और अदाकारी महसूस होती थी। मगर अब जब निकाह के बाद भाइयों ने उसे गले लगाया तो जाने क्यों वो खुद भी रो पड़ी। पागल हो गई, वो सारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। शाहीना की सरगोशी पर उसने खुद को संभाला। शाहजीना ने उसे माज़ को मुट्ठी में करने के कई एक आज़मूदा गुर बताए और वो सर हिलाती रही। किसी मकाम पर भी नहीं हार नहीं माननी। तुम्हारे पास हुस्न की ताकत है, बड़े बड़े इस ताकत के आगे हार जाते हैं। इस ताकत ने हमेशा अपने लोहा मनवाया। फिर मास क्या चीज़ है? तुमने शादी जैसी हिमाकत करने में जल्दी की करके अपनी बेवकूफ़ी का सबूत दिया है। अब मज़ीद कुछ मत करना। मास को अपने इशारे पर चलाने का आदी बनाओ। अपने सिवा कुछ सोचने का मौका ना दो। हर रोज़ नतने अंदाज में उसे अपना असीर बनाओ, फिर अपनी हर बात मनवाना। और वैसी अभी वो बातें कर ही रही थी कि जब मास सामने आया तो उसे पता चला। शाहजीना ने बड़ी चालाकी से बात बदल दी। मशल की सब सहेलियों ने मास को घेर लिया था। खुशी का मौका था। उसने खुशी खुशी इन सबकी फरमाइशें पूरी की। मास ने जहेज़ और सलामी के नाम पर 1 रुपया लेना भी गवारा नहीं किया था। रुखसी के मशल की हमराही में जो चीज़ें मेके से उसके साथ जा रही थी, वो जिस्म पर मौजूद जेवरात और कपड़े थे और कपड़ों से भरा हुआ सूट के साथ तमाम कपड़े मशन की खालिस्तान अपनी पसंद के थे। इस सिलसिले में वो कोई समझौता करने पर तैयार नहीं थी। मास की अमेरिका वाली बहन अफशा शादी में नहीं आ सकी थी। उसने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अफशा की बातों के जवाब में वो हाँ करती रही। इर्द-गिर्द सब ससुराली जमा थे और वो उसे देख रहे थे। इन सब में वो अकेली थी। उसकी सब सहेलियाँ जा चुकी थी। सदीक़ा बेगम 15-20 मिनट उसके पास बैठी रहीं तो उसके दिल को कदर तौक़ीयत मिली। मुआज़ का कमरा जिसमें उसे बिठाया गया था कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक नेने वाली दुल्हन के इस्तकबाल के लिए सजाया गया है, सिवाय ढेर सारे फूलों के जो हर जगह कमरे में मौजूद थे और महक रहे थे। एयर फ्रेशनर और फूलों की मसूर कुन खुशबू ने मशल के तने असाब को कदरे ढीला कर दिया था। तन्हाई पाते ही वो उठकर ड्रेसिंग रूम में आई और दीवार गिर आईने में अपने आतिशी रूप का फिर से जायज़ा लिया। शहर के मशहूर और महंगे ड्रेस डिज़ाइनर ने उसका रूसी लिबास तैयार किया था, जिसमें मशल के मशवरे भी शामिल थे। जदीद किस्म के फैशन का लॉन्ग शर्ट जिसका अगला और पिछला गला इंतहाई गहरा था, शर्ट आस्तीनों के बगैर थी, लंबी सी शर्ट के साथ टांगों से चिमटा हुआ चूड़ीदार पजामा, दुपट्टा बड़े स्टाइल से सेट किया गया था, यूँ कि उसका एक एक हसीन अंदाज नुमाया हो रहा था। उसके दूधिया बाजू शानों तक मेहंदी के जदीद डिज़ाइनों और बेल बूटों की लपेट में थे। ज़रा सी रोशनी पड़ने पर यह जदीद किस्म की मेहंदी चमक कर आंखें खैरा किए देती थी। दुल्हन से ज़्यादा वो एक बेबाक किस्म की मॉडल लग रही थी। ड्रेसिंग रूम में उसने अपने गले के हार का लॉक खोलकर ज़रा छोटा किया। अब उसकी गर्दन और गला ज़्यादा नुमाया लग रहे थे। अपने होश उड़ाते रूप पर उसको बेइंतहा प्यार आया। उसमें बड़े बड़े शहनशाहों को ताज छोड़ने पर मजबूर कर देता है। माज़ हसन, फिर यकीनन तुम भी अपनी अनार ज़म मेरे कदमों में ढेर कर दोगे। मैं बताऊंगी तुम्हें बेअतनाई के नतीजे में जो कुछ मैंने महसूस किया है। ये लापरवाह मर्द आज कैसे हुस्न की अदालत में सवाली होकर खड़ा होगा, भीख मांगेगा। मगर नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं पिघलूंगी। तमाम मुतालबात मनवाऊंगी, फिर उसकी कासे तलब में उम्मीद की खैरात डालूंगी। ना जाने गिड़गिड़ाते हुए तुम कैसे लगोगे। अपने रूप खैरात जहसीन पेश करते हुए वो अपनी दिलकशी और खूबसूरती के नशन में चूर खुद कलामी कर रही थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सहज दुपट्टा संभाले बाहर आई। मुआज़ कमरे के दरमियान में खड़ा था। मशल को देखते उसने वहीं से मुड़कर बैरूनी दरवाज़ा लॉक किया और पलटा। गुज़श्ता 7 रोज़ से मशल खुद से जो वादे कर रही थी अब रेत की भरी भरी दीवार की तरह महसूस हो रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कदम आगे माज़ की तरफ बढ़ाए या पीछे। मुआज़ की निगाह बिल्कुल उसके समझ से बाहर थी। उसकी निगाह में तारीफ थी, ना मुतासिर होने का जज्बा। बहरहाल जो कुछ भी था वो समझ में नहीं आ रहा था। दरमियान में 3-4 कदमों का फासला था। मुआज़ ने वो भी मिटा दिया। तुम इतने अरसे से मुझसे ये तवक्को कर रही थी कि मैं तुम्हारे हुस्न को सुनाऊँ, तुम्हारे हुजूर सरापा सवाली बनकर आऊँ और तुम मेरे मर्दाना गुरूर की धज्जियाँ बखेर दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे वास्ता और तरह के मर्दों से पड़ा होगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ। वैसे तुम्हारे हुस्न को ना सराहना ज़्यादती होगी। माज़ हसन का एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हायल था, दूसरे हाथ से उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। बस तारीफ़ करने का अंदाज़ वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो। गिड़गिड़ाने और खैरात मांगने का मतलब जो तुम्हारी लुग़त में है मैं उससे हटकर अमलन तुम्हें बताऊंगा। मिशेल की घटी चीख उसके सीने में ही दम तोड़ गई। माज़ को अपने कदमे में झुका लेने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। उसने लुटेरों और डाकुओं के बारे में बहुत से किस्से सुने थे। मुआज़ का रवैया भी किसी डाकू से मुख्तलिफ ना था। उसने ज़िंदगी की इस अनोखी और बेली शब के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था और यही रात उसका सारा गुरूर लम्हों में निचोड़ कर ले गई। माज़ को तो किसी फाते जन्नेल की मानद जैसे नशे में चूर पड़ा था। मिशेल को सारी रात नींद नहीं आई। सर में मुसलसल धमाके हो रहे थे। अजीबो गरीब सी कैफियत हो रही थी और आंखें शदीद गिरिया से सुर्ख हो गई थी। वो तमाम ज़िंदगी में इतना नहीं रोई थी जितना इस एक रात में रोई थी।
वो आहिस्तगी से बेड से उठी और मास बेखबर सो रहा था। ड्रेसिंग रूम में चली आई। अलमारी में उसके 3-4 स्लीपिंग ड्रेस लटके हुए थे। इनमें एक बारीक रेशमी नाइटी भी थी। कल तक इसके साथ उसके कुछ आवारा रेशमी ख्वाब भी जड़े हुए थे, मगर अब उसने सुलगती निगाहों से हैंगर एक झटके से के साथ उतार कर कोने में एक तरफ फेंक दिया। स्टाइलिश सा एक रेशमी सूट उसने अब मुंतखब किया और बाथरूम से बाहर आ गई। गीले बाल सुलझाकर उसने सीने पर फैलाए और बाथरूम से बाहर का रुख किया तो मुआज़ बेदार होकर क्राउन से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। मुआज़ के साबिक़ रवैये के पेश नज़र उसे खौफ सा महसूस हो रहा था। घटिया थर्ड क्लास एक्टर कहीं का, इंसान के रूप में शैतान। इन अल्फाज को उसने अपनी ज़ुबान पर लाने का ख़तरा मोल नहीं लिया था। दुनिया जहान की नफ़रत मुआज़ के लिए उसे अपने दिल में उमड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो सोफ़े पर बैठ गई। मुआज़ गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। वहाँ इतनी दूर क्यों बैठी हो? तुमने तो मुझे पिघलाने का अज़म किया हुआ था। मेरे पास आओ, इतना कमज़ोर नहीं हो कि पिघल जाऊँ। साफ लग रहा था वो उसका मजाक उड़ा रहा था। यहाँ आओ और बेड से ये सब समेटो। उसका इशारा मशल के जेवरात की तरफ था। वो मन भर के कदम उठाती हुई बेड के पास आई और तमाम जेवरात उठाकर दराज में डाल दिए। हमारे दरमियान से तमाम हिजाब दूर हो गया है, फिर भी तुम यूँ एक्ट कर रही हो जैसे बाहयार छुई मुई लड़की हो। अब मेरे किरदार पर हमला कर रहे हैं। किरदार पर हमले का मतलब पता है तुम्हें? किरदार का मतलब भी पता है, और तुम खुद कितने बाकिरदार हो वो मुझे भी पता चल गया। मशन ने तन के जवाब दिया। वो दिल ही दिल में तप कर रह गई थी। उसकी तरफ से मुसलसल खामोशी महसूस करके माज़ बाथरूम चला गया। मशीन को नए सिरे से रोना आ गया। काश उसका सामना माज़ से ना हुआ होता। काश उसने माज़ को हराने का अहद ना किया होता। काश इस रोज़ वो गुल के घर ना जाती। काश खावर भाई के सामने वो चंद अल्फाज उसकी लबों से की गिरफ्त से आज़ाद ना हुए होते। कितने सारे काश उसने का अहाता किए हुए थे। अफसोस सद अफसोस, जिस शख्स को उसने हीरा समझा वो तो आम सा पत्थर निकला। परले दर्जे का घटिया शकील कब्र शख्स। वो एक पल में मज़ीद इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती थी जो इसे मेरे ख़्याल में मुझे इस चीज़ की सज़ा मिली है जो मैंने अपने यूनिवर्सिटीज़ फ़ेलोज़ के साथ किया था। लेकिन मैंने इतना बुरा तो नहीं किया था जितनी बड़ी मुझे सज़ा मिली है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरा जुर्म इतना बड़ा भी नहीं था। मामा आप आएंगी तो मैं उन्हें सब बताऊंगी। हाँ, मास बाथरूम से बरामद हुआ तो उसने फ़ौरन आंसू साफ किए। मेरे बारे में सोच रही थी ना? शायद एक को मेरी बदसलूकी के बारे में बताने का इरादा है। कहीं अखबार में इश्तिहार छुपाने का प्रोग्राम तो नहीं जिस पर उजले हरूफ में सुर्खी लगी होगी 21वीं सदी की मजलूम औरत? अगर ऐसा सोच रही हो तो अमल मत कर बैठना। आपके मौज का लहजा बेहद सख्त था। 10 बजे के करीब शाहजीना और उसी सहेलियाँ आ गई। मुआज़ ने हंसकर खुश दिली से उन सब का इस्तकबाल किया और बेबाक जुमलों का बड़ी बर्जस्तगी से जवाब दिया। गुल नाश्ता लाई तो मशल ने मुश्किल तमाम चंद नवाले ने डट कर नाश्ता किया। मशल के चेहरे से साफ लग रहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है। गुल ने उसे डिस्प्रिन की 2 गोलियाँ दी तो उसने मनमूम नज़रों से उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद ही उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गई। 5 बजे के करीब सदीक़ा बेगम ने उन्हें जगाया कि वो ख़ावर की बारात में जाने के लिए तैयार हो जाए। कुल ने इस सिलसिले में उसकी मदद की। वो आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज चेहरे पर बाकी नहीं थी। आज उसके सरापे में ये सब कुछ नहीं था। निगाहें भी अनजाने खौफ से झुकी हुई थी। पूरी तकरीब में वो खामोश रही। इसकी खामोशी को शाहजीना ने भी नोट किया। एक रात में ही बदल गई हो, किसी को लिफ्ट ही नहीं करवा रही। गुल पास थी, वरना वो ज़रूर उसका जवाब देती। महज मुस्कुरा कर रह गई। खावन की तुरंत घर आ गई। सब ने उसकी पजीराई शुरू कर दी। खावर बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। बहुत सालों से वो राहत का मुंतज़िर था। बस राहत की पढ़ाई जालिम समाज बनी हुई थी। जो ही उसकी तालीम मुकम्मल हुई, खावर ने शादी की जल्दी बता दी। अब राहत उसके ख्वाबों की ताबीर बनी उसके पहलू में थी। बशर को लग रहा था और यहाँ होते हुए भी इस मंजर का हिस्सा नहीं है। सबके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान था। उसके अंदर एक भामड़ चल रहे थे। उसका वापसी को जी नहीं चाह रहा था। जी चाह रहा था भी चीख कर भरे घर में मौज के चेहरे से नकाब उतार दे। उसके भाई भाभियाँ, मम्मा पापा सब मौज के आगे पीछे जा रहे थे। मम्मा कमरे में नई दुल्हन के पास गई तो मशल भी पीछे पीछे चली आई। सब बहुत खुश लग रहे थे। गुल यार देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। उसने रूहान से लहजे में पास से गुजरती गुल को रोक लिया। यह ऐलान था इस बात का कि मम्मा भी लाडी बेटी की खामोश फरियाद सुन लें। उसके पास चली आई। तुम्हें तो सचमुच बुखार है। अगर तुम्हारी तबीयत यूँ ही ख़राब रही तो कल के फंक्शन में शिरकत कैसे होगी? ज़रा सी देर में ही सब उसके पास चले आए। माँ उसको भी खबर हो गई। क्या हो गया तुम्हें? शायद किसी की नज़र लग गई है।
वो मम्मा के इस तबसरे पर खामोश ही रहा। खावर अभी सब कुछ छोड़कर बहन के पास आया। मैं भी डॉक्टर मुमताज़ को फ़ोन करता हूँ। फ़ोन की तरफ लपका तो माज़ ने नरमी से रोक दिया। हम घर जा रहे हैं, वही डॉक्टर आ जाएगा। खावर रुक गया। माज़ के इस जुमले के बाद किसी बात की गुंजाइश ही नहीं रही थी। मशील की खामोश निगाहें फरियाद कर रही थी कि आप सब मुझे भेड़िए के भट्ट में भेज रहे हैं, जिसने सारी शक्ल का नकाब पहन रखा है। उसकी साकत चीखें अंदर ही अंदर बैन करके घुट रही थी। उसकी वापसी के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर भी आ गया, जो मुआज़ का पुराना दोस्त था। आपको क्या हो गया है? कल तक तो आप बहुत खुश व खुर्रम थी भाभी साहिबा। शरारत से बोला तो वो दांतों में जब लब कुचलने लगी। मेरे ख्याल में आपको मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है। वो मशवरा देकर रुखसत हो गया। सदीक़ा बेगम ने दूध के साथ दवाई दी तो 10 मिनट बाद ही उसके पलकें बोझल हो गई। सुबह वलीमे की तकरीब में वो खुद को कदरे पुरसुकून महसूस कर रही थी। शाम को मम्मा और तीनों भाभियाँ उसे लेने आईं, क्योंकि खावर का वलीमा रात को था। वो पूरी तैयारी से रुखसत हुई। अब उसे इस घर में वापस आने की कोई तमन्ना नहीं थी, ना मौज की शक्ल देखने की। वो अपने घर में वापस आई तो आते ही उसकी जिंदा दिली लौट आई। रात गए वो राहत और खावर के साथ खुशियों शोखियों में मसरूफ़ थी। मामा को ही उसे सोने का कहना पड़ा। माँ उसके कमरे में उसके बेड पर नींद दराज था। मशल के तक को तो तलवों में लगी और सर पे बुझी। ससुराल में 2 दिन उसने सहम सहम को गुजारे थे। यहाँ आकर उसकी सारी बहादुरी उसके वजूद में फिर से जमा हो गई थी। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, उसने दांत पीसते हुए एक एक लफ्ज़ अदा किया और वापसी के लिए मुड़ी। माँ ने इससे पहले दरवाजे तक पहुँचा दरवाजा लॉक घुमा दिया। क्यों मुझसे इतनी जल्दी दिल भर गया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो मशल तर कर उसके सामने आ गई। मैं तुम्हें एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब तो मजबूरी है। मैं किसी मजबूरी को नहीं मानती, मशल ने तन कर कहा। मगर अब तो मानना पड़ेगा, क्योंकि अपनी फ्रेंड्स के सामने तुमने मुझे हराने का अहद किया है। मैं ज़रा उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ। चुपचाप यहाँ सो जाओ। तुम्हारी तरह मुझे भी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल 100% सच कह रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो उस दिन वो सब क्या था? तुम्हारा अपना कहा तुम्हारे सामने आ गया था। वो मज़े से बोला तो मशल ने खामोशी ही में आफियत समझी। मुआज़ ने अपने वादे के मुताबिक सचमुच उसे लातौलगी इख्तियार कर ली थी। सबके सामने वो उसे अच्छे तरीके से पेश आता। मशल सुबह नाश्ते करने के बाद मैके फ़ोन करती, ड्राइवर के साथ चली जाती, सारा दिन वहीं गुजार कर शाम के बाद ही आती। मुसलसल 1 माह से वो इस मामूल पे कारबंद थी, यहाँ तक कि मुआज़ की पोस्टिंग इस्लामाबाद हो गई। उसने रोना धोना मचा दिया कि अब अपने घर वालों से दूर नहीं जाना चाहती। अम्मी और भाभियाँ और खावर भी उसे बहुत समझा चुके थे। वो संभलने में नहीं आ रही थी। आखिरकार मुआज़ ने ट्रम्प कार्ड खेलने का फ़ैसला किया। मशल, तुम्हें मेरे चौगल से आज़ादी चाहिए या नहीं? उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। तो फिर मेरे साथ फ़ौरन चलो। ये बात याद रखना कि इनकार की सूरत में मैं तुम्हें ज़बरदस्ती भी ले जा सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे डैडी, ना मम्मा, ना ही भाई जिन पर तुम बहुत उतराती हो। फिर सचमुच मैं तुम्हारी ज़िंदगी काबिल रहम बना दूँगा। बेहतर यही है कि सीधी तरह मान जाओ। अगर मैं ये तमाम बातें पापा को बता दूँ तो? वहाँ उसकी धमकी ने उसे लर्जा दिया था। तो मैं तमाम बातों से मुकर जाऊँगा, मगर तुम अपना इबरतनाक अंजाम याद रखना, क्योंकि मेरे ताल्लुकात जिन लोगों से हैं तुम उनके बारे में तसव्वुर तक नहीं कर सकती। मुआज़ के ठंडे लहजे ने उसे झिझोड़ कर रख दिया था। मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाऊँगी। उसने इतनी जल्दी रंग बदला कि मुआज़ भी हैरान रह गया। उनके जाने के बाद की वजह से अलविदाई दावतें धड़ाधड़ हो रही थी। उसने दुखते दिल के साथ जाने की तैयारी की। सदीक़ा बेगम, रियाज़ अंकल, गुल, उसकी बड़ी नंद, मशल के घर वाले सब रुखसत करने एयरपोर्ट तक आए तो वो पापा के गले लगी। उस आखिरी बार उसका दिल चाहा कि मुआज़ के बारे में सब बता दे, लेकिन क्या बताए? वो सबसे हंस के मिल रहा था। पापा ने बड़ा गर्मजोशी से उसे मुसाफा किया। मशल के बारे में आप बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं होंगे, वो उनकी तरफ रुख करके बोला। तो मशल खामोशी से फरियाद कुना निगाहों से उन्हें देख रही थी। वो अभी भी इस्लामाबाद पहुंचे थे। मशल घर का सरसीदा जायज़ा लेकर एक कमरे में ढेर हो गई। घर साफ़ सुथरा था, हर चीज़ कनीने से सेट थी। लग रहा था सफाई और झाड़ पोंछ बाकायदगी से होती रही है। वो वहीं बैठे बैठे सो गई। मुआज़ की आवाज़ देने पर उसने मदी मदी आंखें खोल की तो कमरे में लाइट जल रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि बाहर पहाड़ों पर रात उतर आई है। आंखें और जहन खोलो, मेरी बात गौर से सुनो। अजनबी, तेवर और सर्द रह जा। मशल फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। जहाँ पे तुम इस वक्त मौजूद हो, ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ इत्मीनान से रह सकती हो, क्योंकि मैं अपने गिर्द तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं करती। वो तुर्की बतरकी बोली तो मुआज़ के तेवर बिगड़ गए। आज आखिरी बार मैं इस बदतमीज़ी के लिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा एहतराम से बात करना। मैं शोहर हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। उसने वार्निंग दी तो मशल यकलख्त चुप हो गई। यहाँ तुम्हें मेरे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। पहले ऐश भूल जाओ। और जो तुमने वहाँ कहा था कि तुम्हें मेरे चुंगल से ज़्यादा चाहिए या नहीं, उसने उसने उसे आराम से कहा। उसने डरते डरते सवाल किया तो मुआज़ ने अजीब निगाहों से उसे देखा। तुमने अपनी फ्रेंड्स के साथ मेरे बारे में शर्तें लगाई थी ना कि मैं भी तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। वो जानती हुई निगाहों से उसका चेहरा देख रहा था। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, हर बात में इतनी उजल पसंदी अच्छी नहीं होती। मेरी बात पे गौर करना, फिर जवाब देना। वो उठ खड़ा हो गया। किचन में मुलाजमा खाना पका रही थी। तैयार हो जाए तो आकर खा लेना।
बाहर चला गया। मशल ने हिलते हुए पर्दे को देखा। उसने अकेले कमरे को मालिकाना अंदाज में देखा, दरवाज़ा लॉक किया और बेपरवाही से सो गई। यहाँ मुआज़ नाम का अफरीत नहीं था। वो जिस तरह चाहे आराम कर सकती थी। मुआज़ से आज़ादी के बाद मैं किसी कदरदान से शादी करूँगी। उसने आंखों में एक ख्याल से चमक भर ली। इस संगीत शख्स की हर शख्स कबूल कर लूँगी। शायद उसे दौलत और जायदाद की ज़रूरत है, इसलिए शर्त की बात कह रहा है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ देखूंगी। घड़ी के टन टन ने उसके ख्यालात को धर्म भरम कर दिया। उसने वॉल क्लॉक की सिर्फ देखा, वो पूरे 11 बजा रहे थे। खिलाफ मामूल सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। शायद यह अजनबी माहौल की वजह से था। उसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली। ग्लास डोर से धूप की किरणें चन चन कर अंदर आ रही थी। उसने दोबारा सोने का इरादा मुलतवी कर दिया। कमरे से बाहर आई तो अपने सिवा घर में किसी की भी मौजूदगी के आसार नजर नहीं आए। उसने डरते डरते साथ वाले कमरे के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। कमरा खाली था। बेड पर चादर सलीके से बिछी हुई थी। हर चीज़ अपनी जगह करीने से धरी हुई थी। वो किचन में चली आई। उसे अब भूख लग रही थी। रात को अपनी भूख ना होने की वजह से उसने बराए नाम ही खाया था। शेल्फ पर हॉटपॉट धरा हुआ था। चूल्हे पर चाय की केतली भी मौजूद थी। उसने हॉटपॉट का ढक्कन उठाया। सिंके हुए टोस्ट और फ्राई अंडे मौजूद थे। चाय भी गर्म थी। वहीं बैठकर नाश्ता करने लगी। खाने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। चंद सेकंड वहीं बैठकर वो और करती रही। अब अगर मैं चाहूँ तो चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँगी। नहीं नहीं, अगर ये अपनी धमकी पर अमल कर बैठा तो ये तरीका मुनासिब नहीं। मतलब निकलवाने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कुछ अरसे के लिए सब कुछ फरामोश करना पड़ेगा। आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल तो चलकर घर का जायज़ा लिया जाए। उसने एक एक कोने को झांका, एक एक जगह देखी। थक हार कर फिर बैठ गई। मास के कमरे में स्टीरियो पड़ा था, साथ कैसेट रैक भी था। वो म्यूज़िक से लुत्फ होने लगे। पुराने गाने तो कुछ देर बाद ही वो बोर हो गई। कैसेट बदल कर दूसरी कैसेट भी बदली, जो वो भी सदियों पुराने गानों की थी। झिझिलाकर स्टीरियो ऑफ कर दिया। वो खामखा वो कपड़ों की अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। मास के तमाम कपड़े इस्तीशुदा हालत में लटक रहे थे। एक दराज में नकदी और क्रेडिट कार्ड और विजिटिंग कार्ड के साथ स्याह रिवॉल्वर भी पड़ा था। गोया इसका इम्तिहान ले रहा था कि आओ मुझे उठाओ, इस्तेमाल करो। मशल उसे हाथ लगाते हुए डर गई। अगर ये मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं आज से अपनी तौहीन का बदला ले सकती हूँ। वो रिवॉल्वर वहाँ से उठाकर अपने कमरे में छुपाई। बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। हाथ पाँव भी कांप रहे थे। 12 बजे का वक्त था जब बैरूनी गेट खुलने की आवाज़ आई। सफाई करने और खाने पकाने वाली औरत मास के साथ आ रही थी। मशल फ़ौरन सामने से हट गई। थोड़ी देर बाद वो औरत जिसे मास मासी रशीदा के नाम से मुखातिब करता था उसे बुलाने आई। माँ साहब आपको बुला रहे हैं, खाना तैयार है। रशीदा तमाम काम से बैठकर रुखसत हो गई। मशल ने रिवाल्वर तकिए के नीचे रखा हुआ था, वहाँ से निकाल कर उसने बरामदे में पड़े इस्त्री स्टैंड पर धुले हुए कपड़ों के नीचे छुपा दिया। यहाँ से मास को निशाना बनाना आसान लगता था। वो इसकी तरफ रुख फेरे कुर्सी पर बैठा था। मशल ने डरते डरते रिवॉल्वर दुपट्टे के नीचे छुपा लिया। वो मुआज के पीछे चंद फुट के फासले पर खड़ी थी। जब मुआज ने अचानक उसकी तरफ रुख फेरा, मशल के हाथों से रिवॉल्वर अचानक छूट कर नीचे जा गिरा। मुआज की आंखों में पहले हैरानी और फिर तफक्कुर के जज्बात उभरे। खूब, बहुत खूब, तुम मुझे कत्ल करना चाहती हो, यानी मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। इत्तलान अर्ज़ है कि इसका चैम्बर खाली है, अगर एक गोली भी नहीं है। तुम्हें मायूसी ही हुई। अब मेरी शर्त भी सख्त हो गई है। मैंने तो तुम्हें रिलीफ देने का सोच लिया था, पर इस हरकत के बाद तुम किसी भी रायत की काबिल नहीं हो। तुमने मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे की तलाशी ली, मेरा रिवॉल्वर चुराया और मुझे मारने के इरादे से। तुम्हारे जराइम पहले ही कम संगीन नहीं थे। अपनी उसकी रोनाइयों से मेरा ईमान डगमगाने की कोशिश की। रियाज अंकल और खावर के सामने रो रो के कहा मैं तुम्हें नज़रअंदाज करता हूँ। तुमने मेरे साथ मोहब्बत का ढोंग रचाया। अब्बू ने रियाज अंकल की लाडली बेटी की ख्वाहिश पर मजबूर होकर मुझे भी मजबूर कर दिया। और अब जब शादी हो गई थी, तुम्हें अच्छी बीवियों की तरह मेरा दिल जीतना चाहिए था, मेरी खुशनुदी हासिल करना चाहिए थी, ना कि मुझे कत्ल करने की ठान ली। आखिर तुम चाहती क्या हो? मास ने चबा चबा कर हर एक लफ्ज़ अदा किया। अब आप जो कहेंगे वही करूँगी। मसलन क्या करोगी? अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। कैसे? मास का लहजा अंदाज उसे पानी पानी कर गया। आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगी। वो क्यों? आप जो कह रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, यानी मेरे कहने की हैसियत आपके नज़दीक इतनी अहम हो गई। माज दिल खोल कर हंसा तो उसे खफत के मारे रोना आ गया। माज की निगाहों से उसकी अश्क पोशीदा न रह सके। चलो ठीक है, तुम मेरा दिल जीत कर दिखाओ, ये सबसे आसान तरीन शर्त है। वो गहरी निगाहें बौर उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला, ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? मुझे या मेरे दिल को जीतना क्यों मुश्किल है? तुम्हारे पास एक होशरबा सरापा है, खूबसूरती है, उसके बावजूद भी मुझे जीतना मुश्किल है। ये बात हजम नहीं हो रही। ये चीज़ें किसी भी लड़की के पास हो, वो आसानी किसी भी काट के उल्लू जैसे मर्द को ज़ेर कर सकती है, अपनी हर बात मनवा सकती है। तुम ये इरादे लेकर तो मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में शरई रिश्ते से बनकर आई थी। वो नज़र टेबल के कोने पर जमाई बैठी थी। मौज की किसी भी बात को जुलाना उसके बस की बात नहीं थी। आपको कैसे जीता जा सकता है? उसने खासा अहमकाना सवाल किया तो एक बार फिर मौज को हंसी आ गई। तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं था। वो तब मुतासिफ लहजे में बोला, मेरे जहन में कुछ नहीं है, अगर आप गाइड करें तो। उसने मासूमियत की हद कर दी।
अच्छी बात है, अब मुझे गाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कि आपकी शर्त पूरी कर दूँ तो फिर क्या करेंगे? तुम सवाल बहुत करती हो, वैसे ख़ासा दिलचस्प सवाल है, हो सकता है मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूँ। नहीं, नहीं, आप अपनी ही बात भूल गए हैं। याद है आपने कहा था कि अगर मेरे साथ इस्लामाबाद चलोगी मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। वो घबरा कर बोली। माँ का चेहरा चंद सानियों के लिए सुर्ख हो गया, लेकिन जल्दी उसने अपने आप पे काबू पा लिया और नॉर्मल हो गया। मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। वैसे मुझसे तलाक के बाद तुम क्या करोगी? मैं किसी अच्छे से आदमी से शादी करूँगी जो मुझसे सच में मोहब्बत करता हो। वो साफ गोई से बोली तो मुआज़ ने ठंडी सांस ली। इससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं, एक तो ये कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, नंबर दो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुआज़ का सवाल चुभता हुआ था, वह खामोशी रही। उसकी मुसलसल खामोशी से वो उकता गया और खुद ही बोला, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। बहरहाल तुम अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस शुरू करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। माज उठकर चला गया तो मशल ने जान छूटने पर इत्मीनान का सांस लिया। खासी देर से टेलीफोन पर हंस हंस के किसी से बात कर रहा था। 2-3 दिन से उसने गुल और अम्मा का नाम लिया। 2-3 बार उसने गुल और अम्मा का नाम लिया। वो जान गई कि मौज घर पर बात कर रहा है। वो भी सबसे बात करने के लिए बेताब हो गई थी। मौज फ़ोन करके पलटा तो वो तीर की तरह टेलीफोन सेट की तरफ गई। इससे पहले को नंबर डायल करती माज ने उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वो हक्का बक्का रह गई। किसको फ़ोन करने का इरादा है? मैं सब घर वालों से बात करना चाहती हूँ। एक बार भी मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ। तुम फ़ोन पर किसी से भी बात नहीं करोगी, ना मेरे घर वालों से, ना अपने घर वालों से। ये मेरा हुक्म है। वो रोब रह जाए वो बोला तो मशल अफ़सरदा सी हो गई। ये अच्छा नहीं है। इसके लिए दिली ख्वाहिश को दबाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सबकी याद बुरी तरह उसको बेकरार कर रही थी। कोई तो अपना हो जिससे वो अपना हाल दिल कहती सुनती। माँ से बहस करने में अपना ही नुकसान था। एक बात वाज़िया कर दूँ, तुम्हें हर बात मानना पड़ेगी, ख्वाह वो तुम्हारे नज़दीक जायज़ हो या नाजायज़। तो किसी की पसंद में ढलने के लिए अपनी ख्वाहिश को मानना पड़ता है। चूँकि ये बहुत मुश्किल अमल है, इसलिए इसका सिला तुम्हारी सोच से बढ़कर ही मिलेगा। इससे एक तो और शख्स का भी फ़ायदा हो जाएगा और उस बेचारे को मेरी तरह सर पर हाथ रख कर रोना तो भी नहीं पड़ेगा, जिसे तुम आइंदा अपनी ज़िंदगी का साथी चुनोगी। मुआज़ ज़हरीला मुस्कुराया। मशल टेलीफोन के सेट से हट गई। उसका जहन मुसलसल मास के मौजूदा रवैये में उलझा हुआ था। वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। स्त्रीशुदा लिबास बेड पर पड़ा था। मशल काउच पर नींद दराज एक किताब की वर्कदानी कर रही थी जब मुआज़ ने उसे शेविंग के लिए पानी गर्म करने को कहा। पहले पहल जब मुआज़ उसे अपने ज़ाती कामों के लिए कहता तो उसे बहुत गुस्सा आता। अब रफ्ता रफ्ता वो दिल की जलन पर काबू पाने की मशक कर रही थी। दिन में पहली बार जिस दिन मुआज़ ने उसे अपने जूते साफ़ करने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया और कराहत भी महसूस हुई। उसने अपने हाथों को कई बार साबुन से धोया तब मुतमईन हुई। उसकी शाहाना तबीयत को ऐसे काम कितने नागवार गुजर रहे थे। काश कोई उसके दिल से पूछता। उसने पानी गर्म करके शेविंग मग में डाला और लाकर मुआज़ के सामने रखा, जो तौलिया गर्दन में डाले मुंतज़िर खड़ा था। मेरी टॉय भी निकाल दो, कपड़े बेड पर पड़े हैं, उसकी मुनासिबत से सिलेक्ट करना। वो उसे खड़े खड़े देख कर बोला तो वो नपे तुले कदमों से वार्डरोब तक गई। स्काई ब्लू लाइनिंग वाली शर्ट के साथ डार्क ग्रे टाई उसने उसने ढूंढने की कोशिश की। इस कोशिश में तमाम कपड़ों का हशर नशर हो गया। सारी अलमारी का हुलिया बिगड़ गया। साफ लग रहा था किसी नारी के हाथों का कारनामा है। ब्लॉक बौखलाहट पे उसने तमाम कपड़े बाहर निकाल दिए। मैंने तुम्हें टाई निकालने को कहा था, जुए शीर लाने को नहीं। मुआज़ गिले जिस्म के साथ गाउन में बलबूस उसके पीछे पड़ा था। उसके सर के बालों से अभी तक पानी के कतरे टपक रहे थे। एक एक छोटा सा काम तुमसे नहीं होता, तुम्हारा क्या बनेगा? लगता है तुम ईमानदारी से काम नहीं कर रही। ठीक है, मुझे क्या है, पड़ी रहो मेरी कैद में वो और झेलती रहो सुइबतें। वो बेनाई से कहकर टाई ढूंढने लगा तो मशल की जान जल के रह गई। सारे कपड़ों की इस्त्री ख़राब हो गई, उन्हें दोबारा इस्त्री करो। वो हुक्म देकर चलता बना। मुआज़ अपने तमाम काम उसी से करवाता था। मासी रशीदा सारे घर की सफाई करती, मगर मुआज़ का कमरा साफ़ करना मशल की जिम्मेदारी थी। रशीदा खाना पकाकर चली जाती, मगर मुआज़ के लिए ताज़ा रोटी वो खुद बनाती थी। उल्टी सीधी जैसी भी रोटी पकती मुआज़ खामोशी से खा लेता। अपना तौलिया कपड़े जुराबे मुआज़ अपने सामने उससे धुलाता। नहाते वक्त एक एक चीज़ के लिए उसे बार बार दौड़ाता। रात सोने से पहले अगले दिन के बारे में लंबी चौड़ी हदायत जारी करता। वो सामने से कीचेन तो उठा लाना। वो जूते पहन रहा था, कीचेन सामने ही तो पड़ी थी, वो खुद भी हाथ बढ़ाकर उठा सकता था। कपड़े छोड़ मशल कपड़े छोड़कर कीचेन उठा लाई। मुआज़ खुद पर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। पैंट शर्ट में मलबूस मैचिंग टाई लगाए वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। बाल गर्दन से ऊंचे फौजी स्टाइल में तिरछे हुए थे जो उस पर बहुत सूट कर रहे थे। मशल ने उससे इरादा तवज्जो से देखा। दिल ना करने के बावजूद उसे सुराहने लगा। इस बेनियाजी पर ही तो वो मर मिटी थी और अब सज़ा पूरी कर रही थी। मुआज़ की नज़रों ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए। मशल रुख मोड़ के स्टैंड के पास खड़े होकर उसके कपड़ों के साथ कुश्ती करने लगी। पैंट की क्रीज किसी तरह बनने में नहीं आ रही थी। सोच रहा हूँ तुम्हें मरी घुमा लाऊं, क्योंकि कल तुमने बहुत मेहनत की है। मुआज़ का लहजा काफ़ी दोस्ताना रंग लिए हुए था। मशल को अपनी स्मारतों पर यकीन नहीं आया। जब से इस्लामाबाद आई थी एक बार भी घर से बाहर नहीं निकली थी। किसी पिकनिक पॉइंट पर
जाना तो दूर की बात थी, शायद वो उसके साथ मज़ाक कर रहा था। हम कल चलेंगे, वैसे मैं हिसाब-किताब दुरुस्त रखने का कायल हूँ। तुमने जिस तरह कपड़े इस्त्री करने की मुहिम सरअंजाम दी है, उसे देख के मेरा दिल मसमत में सोचने लगा है। वैसे एक बात तो बताओ, कपड़े इस्त्री करना ज़्यादा मुश्किल है या शौहर को मुतासिर करना? एक तंज़िया मुस्कुराहट मुआज़ के लबों से चिपकी हुई थी। मशल जवाब दिए बगैर उसके जुमले के मायने को ज़हन में से झटकने की कोशिश करने लगी। मरी के सरसब्ज़ नज़ारों ने मशल के ज़हन पर छाई यासियत को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था। फिर माज़ भी काफ़ी बदला-बदला सा लग रहा था, बड़े दोस्ताना मूड में था। उस वक़्त जना रोड पर टहलते हुए वो उससे हल्की-फुल्की बातें कर रहा था। मरी का आसमान बादलों से ढका हुआ था। ड्रीमलैंड रेस्टोरेंट के सामने रुकते हुए कॉफ़ी पीने की तजवीज़ माज़ की ही थी। मेहराबी शक्ल की खिड़कियों वाले रेस्टोरेंट के हर हर मेज़ में मशलें जल रही थी। जो ही वो रेस्टोरेंट से निकले, हल्की-फुल्की बूंदों का सिलसिला शुरू हो गया। सड़क के दोनों जानिब गहरी खाइयों का सिलसिला था और सामने धूप में लिपटा पहाड़ नज़र आ रहा था। इस पहाड़ के किनारे पर वाक़ एक होटल में मुआज़ ने अपने लिए कमरा बुक करवाया था। बारिश तेज़ हो गई थी। मशल होटल की बालकनी में चली आई। नीचे झाँकते हुए उसको चक्कर आने लगे। ज़ोरदार बारिश की वजह से ज़्यादा फासले की चीज़ें भी नज़र नहीं आ रही थी। माज़ भी कमरे से निकल बालकनी में आ गया। इतनी बुलंदी से तुमने कभी बारिश को महसूस किया है? मशल की महवियत को देखते हुए उसे अपना सवाल बेमायनी सा महसूस हुआ। वो क्या कहती, इस दिलकश नज़ारे ने उसे भी महबूब कर दिया था। उसने एक किताब में पढ़ा था, सफ़र इंसान के अंदर अंदर तब्दीली लाता है, उसको बदल देता है, उसकी शख्सियत को खुफिया कोशों को बेनकाब कर देता है जिन तक इंसान को खुद भी रसाई हासिल नहीं होती। यही कैफियत इस वक्त उस पर सादिक आ रही थी। पहाड़ों पर रात उतर आई। होटल के डाइनिंग रूम में उन्होंने खामोशी से खाना खाया। बैरा बता रहा था, आज मरी में अरसे बाद ऐसी तूफ़ानी बारिश हो रही है। गर्द चमक दिल को दहला रही थी। मशल को दोबारा बालकनी में जाने की हिम्मत नहीं हुई। मतला साफ होने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। वो अपना साथ लाया गया वॉकमैन निकाल कर गाने सुनने लगी। उसे अफसोस हो रहा था, ख्वामखा मरी आ गई। जाने ये शख्स किस मकसद के तहत उसे मरी लाया। मुआज़ ने कमरे में रखा टीवी ऑन कर लिया। मशल उकतास सी गई। बारिश ने सारे मौसम का बेड़ा गर्क कर दिया था। वो कमरे तक महदूद रहने पर मजबूर थे। रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज़ आहिस्ता करते हुए मुआज़ ने उसकी तरफ देखा। वो जुमाइयाँ ले रही थी। मुझसे गलती हो गई है। कौन सी गलती? मशल ने बाल समेटते हुए हैरानी से पूछा। अलग कमरा ना लेने की गलती। वो लापरवाह से अंदाज में बोला। मैं अलग कमरे में बहुत सुकून से रहता हूँ। तुम्हारी मौजूदगी में मुस्तकिल टेंशन ही रहती है। मशल का चेहरा धुआं धुआं सा हो गया था। आज शायद पहली बार मुआज़ के लबों से निकलने वाले अपने बारे में इस नापसंदीदा जुमले ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। फिर आप इस अज़ाब से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? इस सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगा। फ़िलहाल तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। क्या? वो गुज़श्ता जुमले के हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। गुल की बात तय हो गई है। बहुत जल्द शादी है। कब तय हुई गुल की बात? गुज़श्ता माह। मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मेरे ऑफिस में अम्मी जान का फ़ोन आया था। वो ठंडी सांस लेकर रह गई। माज उसे अब बता रहा था जैसे वो एक अजनबी घर से बाहर की फ़र्द हो। लाहौर वापसी के सफ़र में उसे यूँ लग रहा था जैसे वो ख्वाब देख रही हो। अभी आँख खुलेगी और ये सुहाना सपना टूट जाएगा। सबसे पहले उसका सामना सदीक़ा बेगम से हुआ। वो यूँ दौड़कर उसके गले लगी जैसे सदियों से दूर हो। इस मोहब्बत पर वो निहाल हो गई। मशल को रोना आ गया। लग रहा था अरसे बाद किसी अपने की शक्ल देख रही है। बहुत कमज़ोर हो गई है, रंग भी पीला लग रहा है। यहाँ से गई थी तो ये हालत तो नहीं थी। इस्लामाबाद की आबो-हवा तुम्हें रास नहीं आई। गुल का ये तबसरा मुआज़ ने भी सुना था। वहाँ ये एक ज़ालिम दौर की कैद में थी। मुआज़ का खुशौक़ी से कहा गया जुमला उसे तीर की तरह लगा। वो बेचैनी से सुबह का इंतज़ार कर रही थी। मुआज़ उसे खुद मेके लेके गया। मम्मा से मिलते हुए उसकी आंखें बरस पड़ी। भाई भाभियाँ पापा सब उससे मोहब्बत से मिल रहे थे। इस मोहब्बत की तो वो जैसे जन्म जन्म से तरसी हुई थी। राहत बहुत प्यारी लग रही थी। उसका भरा भरा जिस्म आने वाली खुशखबरी का अभी से ऐलान कर रहा था। मुआज़ दूसरे दिन इस्लामाबाद के लिए वापस फ्लाई कर गया। मशल ने उसे खुदा हाफिज़ कहने की ज़हमत भी गवारा नहीं की थी। वो मेके में ही थी। उसे राहत से ढेरों बातें करनी थी। राहत के पास भी उसे सुनाने के लिए लातादाद किस्से थे। खावत की मोहब्बतें, उसकी शौकियाँ, उसके ज़ाहिर जज्बात के नतने अंदाज ने राहत को अपना असीर कर रखा था। मम्मा पापा भी उससे बेहद खुश थे। वो एक ज़िम्मेदार बहू और बीवी का रोल बखूबी निभा रही थी। अपनी इकलौती नंद के लिए भी उसके ख़यालात बहुत मुस्बत थे। नौकरों के होते भी हुए भी वो ख़ावर के ज़ाती काम अपने हाथ से करती। उस रोज़ मशल ने उसे ख़ावर के मोज़े और रुमाल उताइयाँ धोते हुए देखकर बहुत अजीब सा लगा और उसने फ़ौरन उसे कहा, भाभी रखें ये मुलाजिम किस मर्ज़ की दवा है? चंदा, ये सब मेरे फ़राइज़ में शामिल है। उसने नरमी से कहा। तो एक बार फिर मशल को सख्त हैरत हुई। ये इतना अहम फ़रीज़ा तो नहीं है। मेरे नज़दीक यही है फ़रीज़ा है। मैं ख़ावर के ये काम मुलाजिम भी बेशक कर सकते हैं, मगर जिस मोहब्बत से मैं करूँगी वो उनके बस से बाहर है। फिर ख़ावर भी कहते हैं कि तुम्हारे हाथों से किए गए एक एक काम में मुझे तुम्हारी महक महसूस होती है। यकीन करो, उनका ये एक जुमला सुनकर मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। रात को ही ख़ावर
कि ऑफिस के पहन के जाने वाले कपड़े प्रेस कर देती हूँ। सुबह एक खुशगवार सी हलचल मची होती है। ख़ावर ज़रा ज़रा से काम के लिए मुझे आवाज़ें देते हैं। यह एहसास ही मेरे लिए खुशकुन है कि वो मुकम्मल तौर पर मुझ पर निसार करते हैं। उसका एक एक लफ्ज़ ख़ावर पर एतमाद और एतबार का इजहार कर रहा था। मशल में के आई तो पुरानी दोस्तों से मुलाकात का शौक़ भी जाग उठा, जिसमें सर फ़हरिस्त शज़ीना थी। गुज़श्ता महीने शज़ीना की शेख इस्माइल के बेटे के साथ शादी हो गई थी। शेख इस्माइल का कारोबारी हलकों में बहुत नाम था। शज़ीना अपने घर पर ही मिली। कीमती कपड़ों में मलबूस नफीस सा ज्वेलरी सेट पहने शज़ीना किसी बड़े आदमी की बीवी नज़र आ रही थी, मगर उसका चेहरा बुझा बुझा सा था और बेरौनक था। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली। उसके अंदाज से पुरानी अपनाई मफकूद थी, जिसका सबब वो शादी में शिरकत ना करना समझी। इतने बड़े घर में शाहीना सिर्फ अपने शौहर और ससुर के साथ रहती थी। उसकी सास हयात नहीं थी। आसिम के दोनों बड़े भाई अलग रहते थे। शाहीना ने उसकी आमद पर काफ़ी एहतमाम किया। बस सदस्रार एक एक चीज़ खिलाई और फिर उसे अपनी शादी की तस्वीरें और मूवी दिखाई। तस्वीरों में दिखाई देने वाले आसिम को देख कर उसे दुख सा लगा। शज़ीना के साथ वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। हल्का पक्का पक्का सा रंग और आम से नकूश। उसके मुकाबले में शाज़ीना कई गुना दिलकश और खूबसूरत थी। शाजी, क्या वाकई तुम्हारी आसिम के साथ मोहब्बत की शादी है? मशील को यकीन था कि जवाब नफ़ी में आएगा, मगर उसे हाँ सुनकर हैरत हुई। आसिम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मगर अब शादी से पहले की गई हिमाकतें सोचकर बहुत शर्मिंदगी होती है। मैं आजकल एक ऐसे अजाब में गिरफ्तार हूँ कि दिन रात कांटों पर बसर हो रहे हैं। उसकी आवाज़ में दबा दबा सा खौफ साफ महसूस किया जा सकता था। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे साफ साफ बताओ। मिशेल उसकी उतरी हुई सूरत देखकर परेशान हो गई। शाज़ीना ने उठकर ड्राइंग रूम से बाहर झांका, फिर उसे अपने बेडरूम में ले आई। काफ़ी देर वो सर झुकाए अल्फाज का इंतखाब करती रही। उधर मशल की बेकरारी अरूज पर थी। तुम्हें शहराम याद है ना, जो फाइनल ईयर में हमारे साथ था? वो सुर्ख स्पोर्ट्स कार वाला। शज़ीना ने याद दिलाया तो एकदम उसके जहन की स्क्रीन पर शहराम की छवि लहराने लगी, जिसके साथ शज़ीना ने दिल लगी की थी और वो खुद भी कई शरारतों में उसका हिस्सादार थी। मशल, वही शहराम अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। रोज़ टेलीफोन कॉल्स करता है कि मेरे शौहर को मेरे तमाम करतूतों से आगाह कर देगा। सोचो तो, अगर उसने उसने आसिम को ये बता दिया तो उसके बाद मेरी आसिम की निगाह में क्या इज्जत रह जाएगी? और क्या खुद आसिम सर उठाकर चलने के काबिल रहेंगे? वो एक सच्चा और खरा इंसान है। मैंने उसकी हमराही में महसूस किया है कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी से शर्मिंदा ही रहती हूँ। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मम्मा मेरे बचपन ही में छोड़ कर गई और पापा भी अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहते थे। जो मेरे दिल में आता मैं वो करती। भरे बुरे का फ़र्क किसी ने नहीं समझाया था। अब एहसास होता है कि मुझसे क्या क्या गलतियाँ हुई। तुम्हारे अफेयर तो फिर भी बेज़रर किस्म के थे। हल्की फुल्की शरारतों से बात आगे नहीं बढ़ी, मगर मैं काफ़ी आगे चली गई थी। वो तासिफ से हाथ मल रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शज़ीनों को कैसे तसल्ली दे। मेरी मानो तो आसिम भाई को एतमाद में लेकर ढके चुपे अल्फाज में बता दो। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। बशीर का तुम वाकई बेवकूफ़ हो। अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो हो सकता है उनकी सारी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए, वो मुझे छोड़ दें। डोंट वरी, तुम्हें एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। उसने मशवरा तो दे दिया, मगर बाद में एहसास हुआ कि उसने गलती की है, क्योंकि शज़ीना के चेहरे पर गुस्सा दर आया था। तुम अपने हवासों में नहीं हो शायद। तलाक याफ्ता लड़कियों को हमेशा अच्छे लड़के नहीं मिलते। ये रासिम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने शादी के बाद ये घर मेरे नाम कर दिया है। तुम्हें कैसे बताओ इस घर से मुझे कितना लगाव है। ये मेरा घर है, शज़ीना आसिम का घर, मेरा ख्वाब, मेरी आरज़ुएँ। इस घर से वाबस्ता सारे ख्वाब मेरे खून में लहू की तरह दौड़ते हैं, मेरी रगों में लहू बन के दौड़ते हैं। मुझे जिस मोहब्बत तवज्जो की आरज़ू थी आसिम ने से वो भरपूर तरीके से मुझे मिली है। तुम क्यों चाहती हो कि ये सब मुझसे छिन जाए? शज़ीना का लहजा हैज़ानी हो गया और आंखों से अश्क रवा हो गया। वह शज़ीना को रोता हुआ छोड़कर वापस आ गई। घर आई तो जवाद अंकल उसे ले जाने के लिए बैठे थे। हमारी बेटी वापसी का रास्ता भूल गई है। तो उन्होंने लतीफ़ सी चोट की तो वो शर्मिंदा हो गई। अगले चंद रोज़ काफ़ी मसरूफ़ गुजरे। गुल की शादी करीब थी और जवाद अंकल सिर्फ इंतहाई ज़रूरी चीज़ें बेटी को जहेज़ में दे रहे थे। माज इस्लामाबाद से वापस लौटा तो गुल का निकाह आतिफ के साथ मस्जिद में हुआ। 3 दिन बाद रुखसी थी। घर में मेहमानों की मौजूदगी से काफ़ी रौनक आ गई थी। लड़कियां तालियां बजा बजा कर गाने का अरमान पूरा कर रही थी। मशल ने नोट किया कि निकाह जैसा मुकद्दस फरीज़ा किसी धूम धड़के और शौबोजी के बगैर भी अदा किया गया था। ढेरों घन चक्कर नहीं थे। वो इस्तेजाब के गहरे समुंदर में गर्क थी। उसका इज़हार उसने अपनी मामा से भी किया, पास पास ही मौजूद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो निकाह सबसे मुबारक है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। मैं पहले भी 2 बहनों को इसी तरीके से ब्याह चुका हूँ और अल्लाह का शुक्र है वो दोनों अपने घरों में खुश खरम है। मेरे ख़ानदान में तमाम लड़कियों की शादियाँ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक की गई हैं और हम इसमें मुतमईन हैं। मास का ठंडा और पुरसकून लहजा मामा के साथ साथ विशाल पर भी घड़ों पानी डाल गया। रुखसी के दिन गुल को घर पर ही संवारा गया। मशील को इतराफ़ करना पड़ा कि गुल से खूबसूरत दुल्हन उसने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी देखी हो। हालांकि उसे किसी मस्तनद ब्यूटिशियन ने नहीं संवारा था, ना ही
मेकअप के बेशुमार लवाजमात उसके चेहरे पर आजमाए गए थे। उसके चेहरे पर कितनी चमक और खूरों जैसा हुस्न था। वक्त रुखसत गुल के पूरे जिस्म को बड़ी सी चादर से ढांपा गया और फिर माज ने उसे गाड़ी में बिठाया। बहन के फर्ज से सुबकदोशी का इत्मीनान बखूबी उसके चेहरे पर महसूस किया जा सकता था, जिसमें गुल से जुदाई का मलाल भी शामिल था। राहत ने उसे गुल की शादी की मुबारकबाद दी। मौज भाई, आपने तो एक रोशन मिसाल कायम कर दी है। बेजान नमूद नमाश और इसराफ से इससे हटकर जिस तरह आप लोग बचे हैं वो काबिल तारीफ़ है। मैं तो अपने पूरे ख़ानदान से बेहद मुतासिर हूँ। मैं मम्मी और पापा को भी इस सिलसिले में कन्विंस करूँगी, क्योंकि जल्दी मेरी छोटी बहन की शादी है। मैं चाहूँगी समनीन की शादी भी गुल की तरह सादगी से हो। भाभीियों को मुश्किल काम नहीं है। अगर हम अपने इर्द गिर्द मौजूद सफ़ेद पोश वालिदैन की बच्चियों पर नज़र डालें कि उनकी शादियाँ सिर्फ़ और सिर्फ रुपए पैसे की कमी की वजह से नहीं हो रही, मुझे इसके नाम पर बेटियों को वो सब नहीं दे सकते। इस महरूमी की वजह से उनकी बेटियां घर बैठे बैठे बुढ़ी हो रही हैं। अगर शादी पर कोई मेहंदी माइयों वगैरह की रस्में नहीं हो और मूवी फोटोग्राफी की दीगर फजूलियात में माल खर्च करने ना किया जाए तो पैसा बचाया जा सकता है और इससे 2-3 लड़कियों की शादी आसानी से हो सकती है। माज के गहरे लहजे से माशरे की खुदगर्जी का चेहरा अया हो रहा था। माज की खाला की बेटी सदीका बेगम के पास ही थी, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। उन्होंने गुल की जुदाई का असर लिया था। मशल ने फौरी इलाज के लिए ग्लूकोज मिले पानी में नमक मिलाकर उन्हें पिलाया। उसके पास बैठकर उनका सर दबाने लगी। उन्हें मशल से बेहद लगाव था और वो भी से गुल की तरह ही चाहती थी। वो सोई तो मशल उनके पास से चुपचाप उठाई। सारे मेहमान जा चुके थे, सिर्फ मशल की बड़ी नंद बच्चों समेत रुक गई थी। सुबह उन्हें भी चले जाना था। मौज अफशा की 2.5 साला मोमना के साथ खेल रहा था। मशल को शदीद नींद आ रही थी। तीसरा दिन था कि नींद पूरी होने में नहीं आ रही थी। बेड पर मोमिना माज के साथ शरारतों में मगन थी। इससे खेलते हुए बिल्कुल घरेलू सा मर्द लग रहा था। मशल को देखकर वो हिरनियों की तरह बाहर भाग गई। अम्मी सो गई हैं? उसने तकिया पीछ के सट करके नींद दराज होते हुए पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। जी सो गई हैं, मैंने आते हुए उनका बीपी चेक किया था तो नॉर्मल था। उसका लहजा आम सा था। बहुत सादतमंद बहू बन गई हो, लगता है अब जल्दी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। वो आहिस्तगी से बोला, कौन सी ख्वाहिश? मुझसे रिहाई वाली। आफ्टर ऑल मेरी कैद में नाकाबिल रहम जिंदगी गुजार रही हो तो हम खुशियों के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। मौज ने जानबूझकर अपने लहजे को दुखी सा बनाया। अगली बार जब वापस आऊँगा तो तुम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लोगी। तब तक इंतज़ार करो, ख्वाब देखो। अगर तुम्हें नागवार ना गुजरे तो क्या मेरा सर दबा सकती हो? मैं सरदर्द की गोली भी खा सकता हूँ, मगर तुम्हारी रेशमी हाथों का लफ्ज़ महसूस करना चाहता हूँ। प्लीज़ हरी। अब वो हुक्म देकर उसे देखने लगा। मौज की नीम आंखों में कुछ ऐसा तासुर ज़रूर था जिससे वो एक लम्हे के लिए खुशफहमी का शिकार हो गई। पहले दिन के बाद से अब तक मौज ने अपने वादे के मुताबिक उसे अजनबी से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। वक्तन फ़वक्तन मौज के कई जुमलों को वो 100 बार सोचती और उनके कई मैंने निकालती। जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मुझे बहुत याद आओगी, ख़ास तौर पर तुम्हारे हाथ। वैसे तुम्हारा दिल चाह रहा होगा कि मेरी गर्दन दबा दो। अफसोस, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अगली बार मेरा कमरा अकेला होगा और तुम्हारी यादें होगी। झूठे धोखेबाज कहीं के। उसका हाथ माज के सर के बालों में फंसा साकत हो गया था। ये कैसे मुमकिन था कि माज की करबत की आँच उसे महसूस ना होती? वो उसके इतने करीब था कि एक एक नक्श को अगर वो चाहती तो महफूज कर सकती थी। महज आरामदेह शलवार कमीज़ में मुलबूस आस्तीने कहनियों तक मोड़े उसे रोज़े अव्वल की तरह नाकाबिले रसाई महसूस हो रहा था। थक गई हो, लग रहा है मेरा सर दुबाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। माज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ पसंदीदा फ़र्द नहीं हूँ, तुम्हारी गुड बुक्स में शामिल नहीं हूँ। माज ने उसके बाजू को हौले से झटका दिया। अब वो उसकी आंखों के रंग और तासुर पहले से भी ज़्यादा देख सकती थी। मौज के मलबूस से उठती हुई सहरत अंगेज़ महक, उसका अनोखा सा लम्स और मशल का उसकी गिरफ्त में लसता हाथ। अंदर का मौसम इतनी तेज़ी से तब्दील हुआ कि यहाँ से वहाँ तक बादिश नसीम चलने लगी। मौज ने उसका हाथ छोड़ दिया। आंखें बंद करके लेट गया। जाने से पहले लाइट ऑफ करती जाओ। एक सुहाना सपना चनाक की आवाज़ के साथ टूट गया। वो सुबह जा रहा था, किसी न किसी तरह ये चंद हफ्ते गुजार लो, वापस आते ही हमेशा के लिए तुम्हें तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। जाते जाते माज ने उसे फिर तसल्ली दी। मशल की बुरी तरह बलबलाई थी। क्या था अगर वो नॉर्मल होकर उससे बात कर लेता? उसकी उदासी को देखते हुए, ना चाहते हुए सदीका बेगम ने उसे मिलकर जाने को कहा, मगर ये पहली बार था कि मशल ने उन्हें मोहब्बत से कह दिया, मैं आप उदास हो जाएंगी, गुल अपने घर हो चुकी है, आप और अंकल दोनों अकेले रह जाएंगे। आपको दोनों को छोड़कर जाना मुनासिब नहीं लग रहा। उसके ये अल्फाज इसके घर से इसे ये सादा सी अपनाइयत का एक इजहार थे। रात को वो सदीका बेगम के कमरे में ही बैठ गई। वो ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। मशल उनके बिस्तर पर लेट गई। उन्होंने नमाज वज़ाइफ से फरागत हासिल की तो मशल इधर उधर की बातें करने लगी। एक बात पूछूं? पूछो, 100 बातें पूछो। हाँ, पर मुझे आंटी ना कहा करो, माज की तरह अम्मी कहा करो। मुझे ये लफ्ज़ आंटी से बड़ी चिढ़ होती है। ठीक है, मैं आपको अम्मी ही कहा करूँगी। थोड़ी देर रोक कर सोचते हुए बोली, ये बताएं मर्द का दिल कैसे जीता जा सकता है खुद को हार कर? उसने बेचैनी से सवाल किया था। उतनी ही आसानी के साथ और सुकून से उसका जवाब मिला था।
वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। मुझसे नादान रूए ज़मीन पर कोई नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ हुस्न के बलबूते पर हुस्न के बलबूते पर मशल माँस को ग़ुलाम बनाना चाहती थी। उस शख़्स के लिए दोनों चीज़ें बेकार हैं। अगर ऐसा ना होता तो बाद में मेरे करीब ज़रूर आता। उसने अपनी गुर्बत का आज़ाद मुझे इसलिए बख्शा होगा कि मेरे दिमाग से खुनास निकल जाए। वो खुद से ही सवाल और जवाब कर रही थी और अपना मुहासबा कर रही थी। उसके अजनबी दिल पजीर लम्स ने मशल के जज्बों को कल शब बेदार कर दिया था। वो जज्बे जो दिलों में हलचल मचाते हैं। मुआज़ नज़रअंदाज करने के काबिल तो नहीं था। कई जज्बे उसकी सूई आंखों को जगा चुके थे। आज यहाँ मेरे पास ही सो जाओ। उसको कमरे की तरफ बढ़ते देखकर सदीका बेगम ने उसे पुकारा तो वो उनके पास आकर लेट गई। मुआज़ के मैले कपड़े बाथरूम में हनूज लटके हुए थे। कपड़ा साफ करते उसने तमाम फालतू चीज़ें उठाई तो मुआज़ के कपड़ों को देखते ही उसे उसकी याद आई। मेरे कपड़े तुम खुद धोगी, मेरे काम तुम्हें अपने हाथों से करने पड़ेंगे। यूँ लग रहा था जैसे मुआज़ ने अभी अभी हुक्म दिया हो। उसने हैंगर से मुआज़ का कुर्ता उतारा। मैं ख़ावर के काम खुद करती हूँ, इससे मुझे उनका एहसास होता है। राहत उसके कान के करीब बोली, आसिम ने ये घर मेरा नाम कर दिया है। उसने वो मोहब्बत और तवज्जो दी है जो मुझे चाहिए थी। ये घर मेरी जन्नत है, मेरी आरज़ू है, मेरा ख्वाब है। शाहीना रो रही थी। इस बार वापस आऊँगा तो तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। राहत, शाहीना और मुआज़ तीनों की आवाज़ों के घेरे में थी। वो क्या हूँ मैं और क्या है मेरी ज़िंदगी के आने वाले दिनों के बेशुमार सवालिया निशान उसको मुँह चढ़ा रहे थे। मुआज़ के इरादों से लग रहा था वो ज़रूर मुझे अपनी ज़िंदगी के किताब के बोसीदा वराक की तरह निकाल कर फेंक देगा। किताब से सफ़ात फाड़ कर निकाल दिए जाएँ तो पढ़ने वाले के लिए कशिश नहीं रहती। चंद सफ़ों के गायब हो जाने से कहानी का तासुर और तसलसल ख़त्म हो जाता है। हाथ के पहले पर चेहरा टिकाते हुए अनजाने जज्बे से आंखें धुआं होने लगी। गर्मियों की आमद थी। राहत और मम्मा दोनों बाजार जा रही थी। मशल, तुम भी तैयार हो जाओ। मम्मा ने उसे टीवी लाउंज में नीम दराज चैनल बदलते देखकर कहा तो उसने कोई तवज्जो ना दी। उन्हें दोबारा अपनी बात दोहरानी पड़ी तो वो चौंक गई और खाली खाली नज़र से उन्हें देखने लगी। मुआज़, तुमने मेरी लाडली बेटी पर क्या जादू कर दिया है? तुम्हारी गैर मौजूदगी से कितनी वीरान लगने लगी है। लगता है मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। शायद इसलिए तुमने उसे इस्लामाबाद साथ ले जाते वक्त कहा था कि मम्मा आप रोज़ रोज़ मशल को फ़ोन मत कीजिएगा, ये आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि वहाँ रह नहीं पाएगी। अब ये तुम्हारी जुदाई में कितनी डिस्टर्ब है, इसे देखकर तो मेरा दिल होने लगता है। वो खो के मशल की हरकतों सुकनात का बकौल जायज़ा ले रही थी। मैं कह रही हूँ हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो, अपने लिए लॉन के नए प्रिंट खरीद लेना। मम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, आप खुद ही ले आए। तुम इतनी डल क्यों हो गई हो? उठो, फ़ौरन कपड़े बदलो और हुलिया दुरुस्त करो। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उठाया। मैंने आपको कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं घर वापस जाऊंगी। उसने ज़िद की तो मम्मा और राहत हैरान रह गई। एन उस वक्त शाहीना का फ़ोन आ गया कि वो उसके घर आ रही है। वक्ती तौर पर मशल ने घर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। उसकी आमद का इंतजार करने लगी। राहत और मम्मा दोनों चले गई। शाजीना आ गई तो उसका दिलकश सरापा लिबास, चेहरे से फूटी चमक सब मिलकर उसके अंदरूनी खुशी का इजहार कर रहे थे। लगता है कारून का ख़जाना पा लिया है तुमने। मशल ने उसे पास बिठा लिया। हाँ, ख़जाना ही समझो, क्योंकि शहराम का खतरा जो हर वक्त सर पर तलवार की तरह लटक रहा था ख़त्म हो गया है। वो मोहतात लहजे में बोली, ये सब कैसे हुआ? मैंने हिम्मत से काम लिया। पहले तो शहराम के आगे सस्ती से डटी रही, फिर उसके घर चली गई और सब कुछ उसकी वालदा को बताया। वो एक अच्छी खातून थी, फिर मेरे आंसू उनके दिल पर कैसे असर ना करते। वो एक नेक खातून है, मेरा दुख कैसे ना समझती। शहराम को ना जाने उन्होंने किस तरह कायल किया कि फिर उसने मुझे तंग नहीं किया। मुझे इत्तला मिली है कि वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। इस वाक़े के बाद से अल्लाह के वजूद पर मेरा ईमान पुख्ता हो गया है। उससे रब्ता करना सीख लिया है मैंने। फिर वो ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद बोली और शर्माने लगी। वो असल में 2 दिन पहले मैं आसिम के साथ डॉक्टर के पास गई थी। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मशल को यकीन नहीं आया। ये वही शाहीना है जो कहती थी कि औरत चाहे तो मर्द से क्या कुछ नहीं करवा सकती। जो शाजीना खुद एक मर्द की महकूमी और ग़ुलामी में खुश और मुतमईन नज़र आ रही थी। बड़े बड़े दावे करने वाली शाजीना एक आम से शक्ल सूरत वाले मर्द के साथ कितनी मुतमईन थी। शाजी, तुमने मेरी राह क्यों खोटी की? अपने नज़रियात से मुझे बहकाया। ना मैं इधर की रही ना उधर की। मैंने रोज़े अव्वल ही तुम्हारे मशवरे पर अमल करते हुए मुआज़ को अपने इशारे का ग़ुलाम बनाना चाहा। उसने मेरे सारे नाज को खाक में मिला दिया। मेरे कर्ब, मेरे हुस्न ने उसे बिल्कुल भी नहीं पिघलाया। उसने मुझे खुद तक रसाई हासिल ही नहीं करने दी। मेरे सारे हथियार नाकाम ठहरे। उसने मुकाबले के बगैर ही मुझे हरा दिया। सॉरी मशल, मैं इस वक्त तुम्हारी तरह बेवकूफ़ ही थी। आसिम की गुर्बत में मेरे ख्यालात बदल गए हैं। आसिम की पसंद में ढलकर ही मैंने उसके दिल तक रसाई हासिल की है। तुम भी ऐसा ही करो। शजीना ने कहा, बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी इज़्ज़त नफ्स को पाँव तले रोंदना चाहा है। मुआज़ के नज़दीक इज़्ज़त नफ्स और रात का गुरूर ही सब कुछ है। मैंने उसे बावर करवाया है
कि मेरे नज़दीक उसकी कोई अहमियत नहीं। अब तुम उसे बावर करवाओ कि उसकी अना और इज़्ज़त नफ़्स तुम्हारे नज़दीक उतनी ही अहम है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी ज़ुबान से एक जुमला सुनना चाहता होगा। कौन सा जुमला? वो बेकरार होकर बोली। यही कि तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो, पहले से भी शदीद मोहब्बत। शज़ीना की आवाज़ सरगोशी में ढल गई। थैंक्स शाज़ी, अब मेरे दिल में नई उम्मीद ने जन्म लिया है। जवाबन शाज़ीना ने भी मोहब्बत से उसका हाथ दबाया। दिन बेहद तवील हो गए थे। लंबी लंबी सुनसान रातें उसके हौसले की दीवारों को ढाने पर तुल गई थी। उम्मीद उम्मीद मायूसी में बदल रही थी। सदीक़ा बेगम ने उसके लिए अपनी पसंद के गर्मियों के कपड़े बनवाए। इशा की नमाज की अदायगी के बाद सदीक़ा बेगम सो गई। जवाद साहब चहलकदमी के लिए करीबी पार्क तक गए हुए थे। वापस आकर खुद भी सोने चले गए। मिशेल ने अंधेरे में डूबे हुए दरो दीवार का जायजा लिया। सिर्फ उसके कमरे में जीरो पावर की लाइट जल रही थी। हर तरफ खामोशी और सुकून था। उसके सामने ढेरों कैसेट्स पड़ी हुई थी। अपने अंदर उतर सन्नाटे से वो बुरी तरह वहशत ज़दा हो रही थी। गुल और माज दोनों पुराने मौसीकी के दिलदाता थे, जबकि मशल धूम धड़के वाले गाने सुनती थी। इस वक्त उसने मुआज़ की एक पसंदीदा कैसेट निकालकर टेप रिकॉर्डर में लगाई। कमरे में छाई खामोशी का तिलिस्म एकदम टूट गया। तुमसे मिलकर मुझे अक्सर ये गुमा होता है, ख्वाब जैसी कहीं अपनी ये मुलाकात ना हो। जिस कदर नाज करूँ खुद पे मैं इतना कम है। तुझसे मिलकर मुझे अक्सर ये गुमा होता है, बहुत मेहरबान है आजकल मुझ पे ये बाहें तेरी। मुझे लगता है फिर भी डर कहीं बदल ना जाए राहें तेरी। उसको यूँ लगा जैसे गुलूकार उसे चढ़ा रहा है। उसने टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। कमरे में सन्नाटा नए सिरे से दर आया। सदीक़ा बेगम और जवाद हसन दोनों उम्रे की तैयारी कर रहे थे जब जून की एक सुबह राहत ने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया। लेबर रूम के बाहर ख़ावर की बेकरारी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। मम्मा ने फ़ोन पर मशल को इतला दी तो वो इस वक्त सदीक़ा बेगम के साथ अस्पताल पहुंच गई। ख़ावर ने चंद घंटे की बच्ची को बड़े मज़े से गोद में लिया हुआ था। सबके मुस्कुराते फ़िक्रे का निशाना बना हुआ था। मशल ने बच्ची को भाभी भाई की गोद से लिया। उफ़ कितनी प्यारी है, इसके रुखसार कितने फूले और नरम से हैं। इसने गुड़िया के रुखसार पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। माँ बनने में जल्दी किया आपने, पर अच्छा किया। मशल ने राहत को मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा। तुम क्यों देर कर रही हो? राहत ने उधार रखने की बिल्कुल भी कायल नहीं थी। राहत ने कहा, माज बहुत चाहता है तुम्हें। गुल की शादी पर यह सवाल मैंने उससे भी किया था। कह रहा था मशल बहुत नाजुक है, मैं इतनी जल्दी उस पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहता। मशल की आंखें जलने लगी थी। वो उसके कमरे से बाहर आ गई। सदीक़ा बेगम जवाद साहब के ज़रूरी सामान की पैकिंग हो चुकी थी। उन्हें शाम की फ़्लाइट से सऊदी अरब जाना था। चंद हफ्ते के लिए कहकर जाने वाला 4 माह बाद लौटा था। उसे उसकी अचानक आमद के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मौज़ एयरपोर्ट पर ही वालिदैन से मिला। गुल और अफशा भी एयरपोर्ट से ही अपने घर के लिए वापस हो गई। मेरे बगैर दिन कैसे गुजरे? माज ने फ्रेश होकर उससे पूछा। मशल का दिल चाहा कि कह दे, बहुत बोर, फीके और बेरंग। उसने जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, आपका वक्त कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, खुद को पहले से ज़्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने हूँ, देख लो। उसने अपनी तरफ इशारा किया, लेकिन वो उसकी तरफ देखने से डर रही थी। उसे पता था माज उसकी चोरी पकड़ लेगा और उसकी निगाह पलट कर वापस आने से इनकार कर देगी। वो ऐसा ही साहिर था। मैं खाना लगा रही हूँ, अब हाथ धोकर आ जाए। वो निगाह चुराते हुए पलट गई। दिन ब दिन सुगड़ खातून बनती जा रही हो, निवाला मुंह में रखते ही उसने तारीफी फिक्रा कहा। मौज खाना खा रहा था। मशल खामोशी से ड्राइंग टेबल की चमकती हमवार सतह पर हाथ फेरने लगी। उसकी मखरूती सफ़ेद हाथ स्क्यूटेक्स से बेनियाज थे। चेहरा मेकअप से मुबरा साफ सुथरा था। आंखों में काजल की तहरीर ज़रूर पड़ी जा सकती थी। कि वो मशल तो नहीं लग रही थी जिसे मौज ने पहली बार देखा था। उसकी झुकी आंखों में शिकस्त खुर्दगी वाजिया थी। टेबल समेट कर उसने माज के कपड़े बैग से निकाल के अलमारी में रखे। तुम्हें ये काम, मेरा मतलब है ये सब घटिया काम करते हुए कोफ्त नहीं होती? काफ़ी देर से उसे खामोशी से खड़ा देख रहा था। अचानक पीछे से आकर बोला तो वो डर गई। जी नहीं, अब मैं आदी हो गई हूँ। इस मुश्किल पसंद मर्द को उसने आसान सा जवाब देकर अपने तई लाजवाब करना चाहा। ये सिर्फ आदत है या? वो कहते कहते रुक गया। मशल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। आपको क्या अंदाज़ा है? मैं क्या कह सकता हूँ? अपने दिल का हाल तुम ही बता सकती हो। दिल भटक भी तो सकता है, अकल हमरा हो तो दिल नहीं भटकता। माज में बरजस्ता बोला तो उसे देखकर रह गई। आप ठीक कह रहे हो, और मैं खुद गलत हूँ? उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो वहीं से बाहर निकल आई। वो बरामदे में बैठ गई। सीढ़ियों पर धरे गमलों के साथ बैठी हुई थी। चांद बहुत रोशन था। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। क्यारियों में उगे अनवाع इकसाम के फूलों की खुशबू फिजा में घुली हुई महसूस हो रही थी। मौज ने टीवी लगाया हुआ था और आवाज़ बाहर तक आ रही थी। उसके ध्यान का तसलसल बार बार टूट रहा था। उसे वहाँ बैठे काफ़ी देर गुजर गई थी। दिल में उम्मीद थी कि शायद अभी मौज उसे ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि अंदर से टीवी चलने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। काफ़ी देर गुजर गई तो उसे मायूसी होने लगी। वो अंदर आई और टीवी लाउंज में झांका। माँ सोफे पर कुशन बाजुओं में दुबाए
जाने कब सो चुका था। टीवी इस वक्त चल रहा था। नीचे कारपेट पर तमाम कुशन बिखरे हुए थे। उसने सब कुशन अपनी जगह पर रख के टीवी ऑफ कर दिया। तब भी मुआज़ की नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। सोने का अंदाज़ बता रहा था कि वो काफ़ी थका हुआ है। क्या मैं उसे जगा दूँ ताकि सुकून से अपने बिस्तर पर जाकर सो जाए? मुआज़ के कंधे की तरफ उसका बढ़ता हुआ हाथ वहीं रुक गया। उसकी बोलती निगाहें महव ख्वाब थी। टी शर्ट के ऊपरी तमाम बटन खुले हुए थे। सर के ऊपर बिखरे बाल और मजबूत बाजुओं में जकड़ा कुशन। उसे न जाने क्या हुआ। उसने मुआज़ की गिरफ्त से वो कुशन खींच कर निकाला। मुआज़ अचानक उठकर बैठ गया। मशल अपनी झोंक में कुशन समेत सोफे के पास गिर सी गई। मुआज़ की खुमार आलूदा नींद से बोझिल आंखों से में सवालिया निशान था और उसकी तरफ उठी हुई थी। वो सीधी होकर बैठ गई। असल में मैं आपको जगा रही थी। क्या अंदाज़ है। कुशन बेचारे पर यूँ मुश्किल सितम किया जा रहा था जैसे मेरी महबूबा हो। मुआज़ ने जाने उसे क्या बावर कराया था और वो उठकर अंदर गया तो मशल भी उसके पीछे पीछे आई। पूरा घर खाली है, जहाँ मर्जी आए सो जाओ। वो दरवाज़ा बंद करना चाह रहा था। आपके अलावा घर में कोई नहीं है, मुझे डर लगेगा, वो लिजाजत से बोली। जब तुम्हें यहाँ से जाना है तो फिर ख्वामखा उसकी अधूरी बात का मतलब जान गई थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, उसने तमाम तर झिझक बलाए ताक रखते हुए कहा। वो क्यों? अब तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती? इस अचानक तब्दीली का सबब मालूम कर सकता हूँ? कल तक तुम आज़ादी के लिए बेचैन थी, मेरी मिन्नतें कर रही थी, मेरी शक्ल से तुम्हें नफरत थी, मगर मैं तुम्हारा मुतालबा नहीं भूला हूँ। इस वक्त रात है, वरना मैं भी तुम्हें अभी छोड़ आता। वहाँ के लहजे में कमाल की बेनियाजी थी। आप सब बेहिस्से इंसान, शायद इस दुनिया में कोई दूसरा हो। आप समझ कर भी अनजान बन रहे हैं और इसकी अनजान बनने की अदाकारी कर रहे हैं। आपका दिल जीतने के चक्कर में मैं खुद को हार चुकी हूँ। मैं आपको सचमुच मोहब्बत से जीतना चाहती हूँ, मगर मुझे पता है मैं आपका दिल नहीं जीत सकती। मैं आपके म्यार तक नहीं पहुँच सकती। काश मैं उस दिन आपसे ना मिली होती, आपको नज़रअंदाज कर दिया होता, आपको हराने का अहद ना किया होता तो ये ना होता। उसकी आंखों से आंसू रवानी में बहने लगे और बिला सोचे समझे थके नए अंदाज में अपनी शिकस्त का ऐलान कर रही थी। क्यों ना मुझे मिली होती, क्यों ना मुझे नज़रअंदाज किया होता, क्यों ना मुझे हराने का अहद किया होता। अगर ये सब ना होता तो तुम मुझे कैसे मिलती, मेरे रंग और मेरे आइडियल के रूप में कैसे ढलती? मुआज़ का लहजा बहुत बामायनी था। खावर की बेवकूफ़ और लाडली बहन मुझे भी चंद मुलाकातों में अच्छी लगने लगी थी। बस उसके दिमाग की झाड़ पूंछ और पॉलिश की ज़रूरत थी। तभी तुम्हें इस्लामाबाद ले गया ताकि देखूँ तुम क्या कर सकती हो। और इस सिलसिले में मुझे खावर और आंटी का एतमाद भी हासिल था। इन 4 महीनों के दौरान मुझे उन्होंने कई बार फ़ोन करके कहा कि वापस आ जाओ, मेरी बेटी तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। मैं अपने ज़र्फ़ और तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान ले रहा था। मेरा ख्याल था तुम सुधरने में काफ़ी वक्त लोगी, मगर मेरा ख्याल तुमने गलत साबित कर दिया। मुआज़ उसे बाजुओं के घेरे में लेकर कमरे में आ गया और दराज खोलने लगा। नीले मखमले की इसके अंदर बेहद खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। ये मैं तुम्हारे लिए ख़रीद कर लाया था, मगर 11 माह बाद देने की नौबत आई है। अब भी ना देते? वो मुआज़ के हाथ से ब्रेसलेट पहनते हुए कदरे खफी से देख कर बोली। क्यों ना देता? तुम हार कर भी जीत गई, इनाम तो मिलना ही था। ये एतराफ़ उसके अंदर तक सरशारी दौड़ा गया। मुआज़ के कंधे पे सर रख कर अपनी हारी हुई बाजी पर नाज़ा थी। तो बताइएगा मेरे फ्रेंड्स कि आपको ये नावल कैसा लगा, और अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे किसी बेहद अच्छे नावल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।